Assalamu alaikum dear students and welcome to this video tutorial on data analysis with Jamovi. Jamovi सॉफ्टवेयर के बहुत सारे फ़ायदे हैं। सबसे पहले ये कि एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, यानी ये कि फ्रीली अवेलेबल है और आपको इसको सिर्फ डाउनलोड करना है और यूज़ करना है, किसी किस्म की पेमेंट नहीं करनी। दूसरा ये कि ये आर स्टैटिस्टिकल लैंग्वेज के ऊपर बेस करता है। जो वो लोग जो पहले स्टैटिस्टिक्स को थोड़ा बहुत जानते हैं, उसको यूज़ कर चुके हैं, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कर चुके हैं, वो समझते हैं कि आर इज़ अ वेरी पावरफुल एंड यूनिवर्सल लैंग्वेज स्टैटिस्टिक्स के लिए। लेकिन आर में हमें कोडिंग करनी पड़ती है, जबकि Jamovi इज़ वेरी यूज़र फ्रेंडली। ये एक GUI बेस्ड सिस्टम है और इसके अंदर हमें किसी किस्म की कोडिंग की ज़रूरत नहीं होती। हाँ, ये है कि हम बिल्कुल ड्रैग एंड ड्रॉप और मेन्यूज़ का इस्तेमाल करके स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कर सकते हैं। ये बड़ा क्विक और पावरफुल सॉफ्टवेयर है। आपके कंप्यूटर पे बहुत ज़्यादा लोड नहीं करता, बहुत सारा प्रोसेसिंग इसको नहीं चाहिए होती और इसके अंदर जो आपको रिज़ल्ट्स हैं वो काफ़ी जल्दी मिल जाते हैं और बड़े कन्वीनिएंटली मिल जाते हैं। तो आइए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि Jamovi में हम इसको डाउनलोड कैसे करते हैं। Jamovi को डाउनलोड करने के लिए आप अपने ब्राउज़र में सिर्फ Jamovi का नाम लिखें। तो सबसे पहले वेबसाइट ओपन होगी jamovi.org। वहाँ से Jamovi डेस्कटॉप पे क्लिक करें। वहाँ से अपना ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट करें और कोई एक्सी या ज़िप जो भी आप पसंद करें उसको डाउनलोड कर लें। उसका डाउनलोड फ़ोल्डर सेलेक्ट करें, उसको डाउनलोड करके सेव करें और जब आप इस एक्सी को डबल क्लिक करेंगे तो Jamovi इंस्टॉल हो जाएगा। मेरे पास चूँकि ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो मैं उसको ओपन करता हूँ। ये देखिए कितनी जल्दी Jamovi लोड हो गया, क्योंकि मैंने आपको बताया था ये बड़ा क्विक सॉफ्टवेयर है और इसलिए ये बहुत कन्वीनिएंट भी है। अच्छा, ये आपके सामने Jamovi का इंटरफेस है। इसके ऊपर देखें मेन्यूज़ हैं कुछ, एक वेरिएबल व्यू है जिसके अंदर हम वेरिएबल्स को डिफ़ाइन कर सकते हैं, वेरिएबल्स की डिस्क्रिप्शन डिफ़ाइन कर सकते हैं, वेरिएबल की फर्दर प्रॉपर्टीज़ जो है वो हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। जैसे अगर आप जिसको डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऑलरेडी उसने ए, बी, सी के नाम से 3 वेरिएबल्स बना के दिए हुए हैं। जब आप उसको डबल क्लिक करेंगे तो वेरिएबल्स की प्रॉपर्टीज़ की विंडोज़ जो है वो ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे आप देखें हम वेरिएबल का नाम टाइप कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं पहले वेरिएबल का नाम अगर सीरियल नंबर टाइप करता हूँ, उसकी डिस्क्रिप्शन टाइप कर सकते हैं। उस वेरिएबल की टाइप जो है वो नॉमिनल है, ऑर्डिनल है, कॉन्टिन्यूअस है या आईडी है। अब उसको वहाँ पे सेट कर सकते हैं। इसकी डाटा टाइप इंटीजर, डेसिमल, टेक्स्ट, अब उसको यहाँ पे सेट कर सकते हैं और उसको मिसिंग वैल्यू की जगह आपने कौन सी वैल्यू देनी है। अगर आपके डाटा में मिसिंग वैल्यू है तो वो यहाँ पे सेट कर सकते हैं। उसके बाद डाटा विंडो है। जब आप वेरिएबल्स के नाम सेट कर लें और अगर आप डाटा एंट्री मैन्युअली करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आप एक सर्वे के थ्रू डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो आप अगर मैन्युअली डाटा एंट्री करना चाहते हैं विद योर कीबोर्ड एंड एवरीथिंग, तो आप यहाँ पे डाटा टाइप भी कर सकते हैं। अगर देखा जाए तो क्वांटिटेटिव डाटा एनालिसिस दो टाइप्स ऑफ स्टैट्स में डिवाइड होती है। एक है डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस। डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस जो है वो ज़्यादातर यूज़ होता है कि जब हम किसी भी वेरिएबल की या ओवरऑल डाटा की अगर हम कोई समरी देखना चाहते हैं, उसके अंदर कुछ पैटर्न्स देखना चाहते हैं, तो फिर हम डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस को यूज़ करते हैं, जिसमें जिसके कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे मीन है, मीडियन है, मोड है, परसेंटेजेस हैं, फ्रीक्वेंसीज़ हैं, रेंज है और बहुत सारे ग्राफ्स हैं, वो इसका पार्ट होते हैं। उसके बाद इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स को यूज़ किया जाता है जब हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग करना चाहते हैं या रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट वेरिएबल्स, चाहे वो दोनों कॉन्टिन्यूस वेरिएबल्स हैं या हमारे पास कैटेगोरिकल वेरिएबल्स हैं या एक कैटेगोरिकल वेरिएबल है और दूसरा कॉन्टिन्यूस वेरिएबल है। तो यहाँ पे हम डिफरेंट किस्म के इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स जो है उनको यूज़ करते हैं, जिसकी कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे कोरिलेशन एनालिसिस, रिग्रेशन एनालिसिस, अनोवा, टी टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट और बहुत सारे और फर्दर एडवांस्ड एनालिसिस भी अवेलेबल होते हैं। तो दो किस्म के क्वांटिटेटिव डाटा एनालिसिस मेथड्स हैं। हम इनमें से कुछ डिस्कस करेंगे क्योंकि हमारा बेसिक मकसद तो Jamovi का ओवरव्यू लेना है। और आइए देखते हैं कि हम कौन सा फ्रेमवर्क जो है उसको यूज़ करेंगे अपने इस एग्जाम्पल के तौर पे। तो मेरे पास एक सर्वे बेस्ड डाटा है जिसको मैं यूज़ करूँगा यहाँ पे। सर्वे बेस्ड डाटा डिफरेंट क्वेश्चनियर्स के थ्रू कलेक्ट किया गया है और वो तमाम के तमाम क्वेश्चनियर कुछ स्केल्स के ऊपर बेस करते हैं, यानी वो क्लोज एंडेड क्वेश्चंस हैं, जिनमें लिकर्ट स्केल भी है, जिनमें कैटेगोरिकल, नॉमिनल और ऑर्डिनल स्केल्स भी हैं। तो ये इस फ्रेमवर्क में मेरे पास कुछ आईवी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं जैसे मैनेजरियल सपोर्ट, कोवर्कर सपोर्ट, सेल्फ एफिकेसी। इसी तरह मेरे पास जॉब सेटिस्फेक्शन है, मैरिटल स्टेटस, डेजिग्नेशन, जेंडर जो है मेरे
डेमोग्राफिक्स या कंट्रोल वेरिएबल्स के तौर पे भी यूज होती है। लेकिन इनका इस्तेमाल मैं आपको टी टेस्ट और अनोवा की डेमोन्स्ट्रेशन के लिए भी दिखाऊंगा। हाल तो हम जमोवी में डाटा एंट्री भी कर सकते हैं, लेकिन कन्वीनियंट यही होता है कि हम किसी स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर या एक्सेल में हम अपनी डाटा एंट्री करें। और समटाइम्स ऐसे भी होता है कि अगर हम कोई ऑनलाइन फॉर्म बनाते हैं, जैसे गूगल फॉर्म पे बनाते हैं, तो उसका डाटा भी हमारे पास एक एक्सेल या गूगल शीट्स की शक्ल में हम उसको डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, अब आप ये देखें, ये डाटा है मेरे सामने, ये एक सर्वे डाटा है, ठीक है? इसके अंदर शुरू में ये कुछ डेमोग्राफिक वेरिएबल्स हैं, जैसे जेंडर है, मैरिटल स्टेटस है, डेजिग्नेशन है, एजुकेशन है, एज है। उसके बाद हमारे पास जो वेरिएबल्स थे, जैसे मैनेजरियल सपोर्ट था, उसके लिए 3 क्वेश्चन है, मैनेजरियल सपोर्ट 1, 2 और 3 मैंने इनको नाम देके यहाँ पे डाटा एंटर कर लिया है। उसके बाद कोवर्कर सपोर्ट था हमारे पास, एक और वेरिएबल, उसके भी 3 क्वेश्चंस थे। इसी तरह सेल्फ एफिकेसी वेरिएबल है, उसके भी हमारे पास 8 क्वेश्चन है। ऑप्टिमिज्म का एक वेरिएबल है, उसके भी हमारे पास 7 क्वेश्चंस हैं। उनका डाटा हमने इस तरीके से एंटर कर दिया है। फिर हमारे पास जॉब सेटिस्फेक्शन है और लाइफ सेटिस्फेक्शन। तो ये मैंने यहाँ पे एक डाटा एंटर कर दिया है, और इसको मैंने, इसका जो फर्स्ट रो है उसको लेबलिंग कर दी है, और जो सब्सिक्वेंट रोज हैं वो फिर हर इंडिविजुअल रिस्पोंडेंट का डाटा है। तो सर्वे डाटा में आप कोशिश यही करते हैं कि हर रिस्पोंडेंट का डाटा एंटर करें और उसको न्यूमेरिक फॉर्म में एंटर करें। आज तो मैंने फॉर द डेमोन्स्ट्रेशन पर्पसेस, क्योंकि मैं आपको जोगोमी में थोड़ा दिखाना चाहता हूँ कि हम टेक्स्ट डाटा को भी कैसे डील करते हैं, तो मैंने जेंडर को न्यूमेरिक भी बनाया है और जेंडर को मैंने यहाँ पे टेक्स्ट बेस, यानी मेल और फीमेल, क्योंकि आप देख रहे हैं कि मेल इज 1 एंड फीमेल इज 0, मैंने इसकी कोडिंग भी की हुई है। इसी तरह मैरिटल स्टेटस है 1 0, ये कोडिंग की हुई है। डेजिग्नेशन है 1 2 3 4, इनकी मैंने कोडिंग की हुई है अकॉर्डिंग टू द कि मेरे पास 4 उसके अंदर डिस्टिंक्ट कैटेगरीज थी, तो उससे ज़्यादा मैंने कोडिंग कर दी। दूसरा, मैंने इनको सीरियल नंबर भी दे दिया, और ये सीरियल नंबर जब भी आप सर्वे को फिल इन करें तो ये सीरियल नंबर जो है हर सर्वे के साथ अटैच कर दें, ताकि कभी आपको बैक ट्रैक करना पड़े तो आप उसको बैक ट्रैक कर लें। तो अभी हमारे सामने डाटा है, और इस डाटा को अब हम सेव कैसे करें। जमोवी आल्दो अलाउ करता है कि बहुत सारी टाइप्स ऑफ फाइल्स जो है उसके अंदर ओपन हो जाए, लेकिन इट इज़ रिकमेंडेड कि हम अपना डाटा जो है उसको CSV फाइल में सेव करें, क्योंकि वो ज़्यादा कंपैटिबल है जमोवी के साथ। आल्दो अगर आप यहाँ पे देखें तो आपके पास जो ओपन की ऑप्शन है, इस ओपन की ऑप्शन में अगर आप ब्राउज करें जहां आपने अपना डाटा सेव किया हुआ है, मेरा डाटा यहाँ पे ये सेव किया है, इसको ओपन में करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखा दूं कि बहुत सारी डाटा टाइप्स जो है, फाइल टाइप्स जो है, वो जमोवी अलाउ करता है। जैसे जमोवी की अपनी फाइल जब भी हम सेव करेंगे, फिर CSV फाइल, टेक्स्ट फाइल्स भी इवन जमोवी अलाउ करता है। एक्सएल बेस्ड, ओपन ऑफिस बेस्ड, SPSS की फाइल्स भी आप इसके अंदर ओपन कर सकते हैं। आर डाटा टाइप्स, डाटा की, सैस और मुख्तलिफ दूसरे सॉफ्टवेयर की डाटा टाइप फाइल्स ओपन कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे ओपन करते हैं। अच्छा, फाइल को ओपन करते ही बेहतर है कि हम इसको सबसे पहले सेव कर लें। ठीक है, इसको सेव करने का फ़ायदा ये है कि हम जब इस फाइल को सेव करेंगे, या तो एक OMV एक्सटेंशन के साथ ये सेव हो जाएगा हमारा पूरा प्रोजेक्ट, और वो प्रोजेक्ट में हमारा डाटा भी सेव होगा, और साथ साथ हम जो एनालिसिस करते जाएंगे वो भी सेव होता जाएगा। और अगर फ्यूचर में हम कभी दोबारा इसको ओपन करें तो हमारी तमाम हिस्ट्री में जो हमने एनालिसिस और रिजल्ट्स जो हमने निकाले होंगे वो इसके अंदर सेव होगा। और दूसरा ये कि अगर आपने किसी के साथ अपना रिजल्ट्स और डाटा दोनों शेयर करने हैं, तो आप सिर्फ वो OMV फाइल उनके साथ शेयर कर दें, तो वो डाटा उन तक पहुंच जाएगा। अच्छा, अब अगर आप ये देखें तो हम एक नज़र डालते हैं कि अभी हमने क्या-क्या चीज़ें सीख ली हैं और अब हम आगे क्या करने जा रहे हैं। तो लर्निंग जमोवी में हमारे पास सबसे पहले हमने जो सीखा कि इसको डाउनलोड कैसे करना है। उसके बाद हमने इंटरफेस का एक ओवरव्यू लिया, और साथ-साथ हम इसको और एक्सप्लोर करते जाएँगे कि इंटरफेस में हमारे पास और क्या-क्या ऑप्शंस हैं। उसके बाद हमने डाटा को लोड और एंटर कैसे करना है, ये दोनों हमने ऑप्शंस देख लिए, और अब हम देखते हैं कि हमने इस डाटा की स्क्रीनिंग कैसे करनी है। आम तौर पे जब भी आपके पास डाटा आए, चाहे वो प्राइमरी सोर्सेज़ से हो या सेकेंडरी सोर्सेज़ से हो, तो बेहतर होता है कि हम उसकी स्क्रीनिंग कर लें, ताकि हम उस डाटा की कंसिस्टेंसी, उस डाटा के अंदर कोई इरेगुलरिटीज़ हैं, उस डाटा के अंदर कोई मिसिंग वैल्यूज़ हैं, उस डाटा के अंदर कोई एक्सट्रीम या आउटलायर वैल्यूज़ हैं, तो हम उनको एक नज़र देख लें। तो आपके सामने ये देखें, जो डाटा हमने ओपन किया है, हम सबसे पहले इसका वेरिएबल व्यू देखते हैं, और आपको जो राइट साइड पे विंडो नज़र आ रही है, जिसके अंदर अभी हमें थोड़ी देर में रिजल्ट्स आएँगे,
हम ये एक बटन को इस तरह प्रेस करके उस विंडो को क्लोज या ओपन कर सकते हैं कि हमारी सारी विंडोज जो है वो स्प्रेड आउट हो जाए। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखें तो ये वेरिएबल व्यू में आपको तमाम वेरिएबल्स या क्वेश्चंस जिनका हमने डाटा यहाँ पे एंटर किया था वो नजर आ रहे हैं। ठीक है, और वो हम इधर यहाँ पे इनको इनकी प्रॉपर्टीज जो है वो चेंज कर सकते हैं। अच्छा, अगर आप देखें तो अपनी समझ के मुताबिक जो मूवी ने ये तमाम वेरिएबल्स को नॉमिनल कंसीडर किया है। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो 3 सर्कल्स बने हुए हैं, ये नॉमिनल डाटा को आइडेंटिफाई कर रहा है। अगर ऑर्डिनल डाटा हो, यानी कि ऐसा डाटा जो रैंकिंग में हो और कैटेगरीज भी हो, तो वो ऑर्डिनल डाटा होता है, तो ऑब्वियसली जेंडर नहीं है। और तीसरा है कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल। तो सबसे पहले हम अपनी समझ के मुताबिक जैसे हमने इनको करना है, हम क्या कर सकते हैं कि हम अपनी डाटा टाइप जो है वो सेट कर सकते हैं। तो जेंडर, मैरिटल स्टेटस, ये तो हमें पता है कि ये नॉमिनल वैल्यूज है, क्योंकि इनके अंदर सिर्फ कैटेगरीज होती हैं, लेकिन इनके अंदर कोई भी ऑर्डरिंग नहीं होती। इसी लेकिन डेजिग्नेशन और एजुकेशन, ये दोनों जो है, और आई गेस एज भी जो है, क्योंकि हमने एज को एज अ कॉन्टिन्यूस वेरिएबल डाटा कलेक्ट नहीं किया था, हमने एज का जो डाटा है वो हमने रेंज के हिसाब से कलेक्ट किया था। तो इनको हम एक ऑर्डिनल वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर कर देते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं कि हम मल्टीपल सिलेक्शंस करें, अगर हमने एक ही तरह की प्रॉपर्टी सेट करनी है, और फिर हम यहाँ पे जो भी ऑप्शन है उसको सिलेक्ट कर लें। ठीक है। अच्छा, अब जो हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं जो हमारे वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और फ्यूचर में इन्हीं क्वेश्चंस को हम सम करके इनका कॉम्पोजिट वेरिएबल या इनका मीन निकाल के हमें कॉम्पोजिट वेरिएबल क्रिएट करेंगे, जो एक सिंगल वेरिएबल एक आईवी या डीवी को रिप्रेजेंट करेगा। तो इन सारों को हम क्या करते हैं कि इनको हम सिलेक्ट करके, ये सिलेक्ट ऑल करके बाकी तमाम वेरिएबल्स को मैं अनसेलेक्ट कर देता हूँ। इनको हम सिलेक्ट करके इनको हम एक कॉन्टिन्यूस वेरिएबल बना देते हैं, क्योंकि है तो ये लिकर्ट स्केल पे या ऑर्डिनल स्केल पे है, लेकिन हमने चूंकि इनको बाद में एज अ एग्रीगेट हमने इनको यूज करना है, तो हम इनको एक कॉन्टिन्यूस वेरिएबल कंसिडर कर लेते हैं। तो हमने इस तरीके से प्रॉपर्टीज जो है वो वेरिएबल्स की सेट कर ली। अच्छा, अगर आप देखें तो ये डिस्क्रिप्शन का जो पोर्शन है, यहाँ पे एक बड़ी अच्छी प्रैक्टिस होती है कि आप अपना जो क्वेश्चनियर्स, आपका जो क्वेश्चनियर है, जो क्वेश्चंस हैं, वो आप बेशक ये डिस्क्रिप्शन के अंदर टाइप कर दें, ताकि जब भी आप इस डाटा के ऊपर काम कर रहे हो, आपके सामने आपके सर्वे के क्वेश्चंस हो, अगर ये सर्वे बेस्ड डाटा है। अदरवाइज आप इनके अंदर किसी भी डाटा की डिस्क्रिप्शन जो है, क्योंकि हमने जब भी वेरिएबल्स के नाम डिक्लेयर किए हैं, तो वो नाम हमने बहुत डिटेल्ड में नहीं है, क्योंकि हमने थोड़ा बहुत उनको अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से वहाँ पे उनको एक लेबलिंग कर दी है। लेकिन हमें अगर हम डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे जॉब सेटिस्फेक्शन के स्केल मैं क्वेश्चन यहाँ पे ऐड करता हूँ, आई फील फेयरली वेल सेटिस्फाइड विद माय प्रेजेंट वर्क। ठीक है, देखिए हमने ये क्वेश्चन ऐड कर लिया। अब आप नेक्स्ट पे मूव करें। आप बेशक कॉपी पेस्ट कर लें, अगर आपने कहीं पे ऑलरेडी टाइप किए हुए हैं तो वहां से उनको कॉपी करें और यहाँ पे पेस्ट कर लें। नेक्स्ट पे जाएं, देखें ये यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आप अगर नीचे देखें तो ये ऐड होते जा रही है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में इसी तरह कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। और लास्ट क्वेश्चन जो है, सिर्फ जॉब सेटिस्फेक्शन का क्वेश्चन मैं ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे, तो मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा ये बड़ा फ़ायदा हो जाएगा कि अगर हम अपनी डिस्क्रिप्शन में अपने क्वेश्चनियर को ऐड कर लें, तो हम बाद में जब भी एनालिसिस कर रहे हैं तो हम उस क्वेश्चनियर को रेफर करके हमारे जहन में रहेगा कि ये वेरिएबल जो है और ये पर्टिकुलर क्वेश्चन जो है ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। वेरिएबल टैब में अगर हम प्रॉपर्टीज़ को देखें तो हमारे पास यहाँ पे एडिट की ऑप्शन है। जैसे जो भी आपके पास वेरिएबल वो सिलेक्ट होगा, आप उसको एडिट को क्लिक करेंगे तो ये एडिट विंडो ओपन हो जाएगी। ठीक है, एक से ज़्यादा भी सिलेक्शन हो सकती है। यहाँ पे आप उसका नेम, डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हैं, उसकी डाटा टाइप और मेजर टाइप्स ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप देखें तो कंप्यूट की ऑप्शन है। अच्छा, एक नया कंप्यूटेड वेरिएबल जो है आप उसको यहाँ पे
बना सकते हैं, जिसको हम थोड़ी देर में देखेंगे कि वेरिएबल्स कंप्यूट करने का क्या मतलब है। फॉर एग्जांपल जब हम ये 3 वेरिएबल्स को ऐड करके एक नया वेरिएबल या उसका मीन निकाल के एक नया वेरिएबल बनाना चाहते हैं, तो कंप्यूट हम की ऑप्शन या कोई और क्राइटेरिया को सेट करके एक नया वेरिएबल बनाना चाहते हैं, तो कंप्यूट की ऑप्शन यहाँ पे यूज़ हो सकती है। ठीक है? अगर आप कोई भी फंक्शन हो जाए और यहाँ पे अनडू करना चाहें, आप उसको अनडू भी कर सकते हैं। ये एडिट का यहाँ पे ऑप्शन है। अच्छा, उसके बाद ट्रांसफॉर्म ट्रांसफॉर्म भी बहुत ज़रूरत पड़ेगी किसी वेरिएबल में। जैसे अभी हम मिसिंग वैल्यूज़ में ट्रांसफॉर्मेशन का फंक्शन इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हमारे पास अगर हमने नेगेटिव क्वेश्चन, जैसे अगर आप देखें एक नज़र, तो जॉब सेटिस्फेक्शन का क्वेश्चन जो है वो नेगेटिव है, यानी उसको हमने रिवर्ट करना है, उसको उसमें हमने उसको नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना है, तो उसके लिए भी हम अभी ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल करेंगे। फिर यहाँ पे अगर आप देखें तो ऐड डाटा वेरिएबल, कंप्यूटेड वेरिएबल, ट्रांसफॉर्म वेरिएबल की ऑप्शन है। इंसर्ट का मतलब ये है कि जहाँ पे जो आपका जो इस टाइम वेरिएबल सिलेक्टेड होगा उससे नेक्स्ट कॉलम में वो इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है? जैसे मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ, उससे प्रीवियस कॉलम में ये इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है? और अपेंड का मतलब ये है कि उसके एंड पे, यानी कि आपके डाटा सेट के एंड पे जाके यहाँ पे एक नया वेरिएबल जो है वो इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है? और अंडू कर देते हैं यहाँ पे, और डिलीट भी आप कर सकते हैं। ये सारी ऑप्शंस हैं। फिर एक बड़ी इंटरेस्टिंग ऑप्शन है फ़िल्टर की। अच्छा, फ़िल्टर की ऑप्शन का मतलब ये है कि अगर आपको एक फ़िल्टर क्रिएट करना चाहें, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ज़रा डाटा व्यू में आपको ये चीज़ दिखाता हूँ। अभी यहाँ पे फ़िल्टर का हमने कोई क्राइटेरिया सेट नहीं किया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक फ़िल्टर क्रिएट हो जाए जिसमें तमाम जो मेल हैं वो हमें हमारे एनालिसिस में आए और फीमेल ना आए। ठीक है? इस तरह का अगर मैं एक फ़िल्टर क्रिएट करना चाहता हूँ, तो मुझे यहाँ पे एक फ़िल्टर टाइप करना पड़ेगा, और उसने देखिए एग्ज़ाम्पल भी दी हुई है कि आप फ़िल्टर कैसे टाइप कर सकते हैं। बहुत सारे किस्म के फ़िल्टर आप टाइप कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं कहता हूँ जेंडर इज़ इक्वल्स टू 1। जब मैंने ये क्लिक किया जेंडर इक्वल्स टू 1, यानी कि ये इक्वालिटी के लिए हमें डबल इक्वल्स टू यहाँ पे लगाना पड़ेगा। अगर जेंडर 1 है, तो आप अगर ये फ़िल्टर एक्टिव है, तो सिर्फ वही डाटा सेट सेलेक्ट करो जिसमें जेंडर 1 है। ठीक है? और अगर ये फ़िल्टर इनएक्टिव है, तो फिर हमारा तमाम डाटा सेट जो है वो यहाँ पे सेट हो जाएगा। तो आप ये देखें कि हमारा पास एक फ़िल्टर वेरिएबल यहाँ पे क्रिएट हुआ है, और इसी अगर मैं डिस्क्रिप्शन में लिखूँ तो वो ये है कि ओनली सेलेक्ट डाटा फॉर बेस। ठीक है? ये हमने उसका एक फ़िल्टर कर बना दिया। ठीक है? तो इस तरह आप फ़िल्टर भी बना सकते हैं। आप अगर डिफरेंट ग्रुप्स को एनालाइज़ सेपरेटली करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप ये फ़िल्टर्स जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब एक नज़र हम दगाते हैं अपने डाटा पे, कि हमारा डाटा टाइप, इसके अंदर भी ऑप्शंस ऑलमोस्ट वही अवेलेबल है जो वेरिएबल्स में है। सिर्फ ये है कि आप इसके अंदर चूँकि डायरेक्टली डाटा को मॉडिफ़ाई भी कर सकते हैं, डाटा सेट को देख भी सकते हैं, तो यहाँ पे डाटा की ऑप्शंस अवेलेबल है। अच्छा, अगर हम टेक्स्ट बेस्ड डाटा, जैसे मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पे ये एक टेक्स्ट बेस्ड डाटा है। ठीक है? अगर वैसे तो ये रिकमेंडेड है कि आप टेक्स्ट बेस्ड डाटा जो है उसको, अगर क्वांटिटेटिव हम डाटा एनालिसिस कर रहे हैं, तो हम उसको ऑलरेडी ही कोडिंग के ज़रिए न्यूमेरिक डाटा ही एंटर करें अपनी स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर में, या अगर जमूवी में भी डायरेक्टली ऐड करना है। लेकिन अगर हमारे पास ये टेक्स्ट बेस्ड डाटा है, तो हम इसको कैसे एनालाइज कर सकते हैं, इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं? तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप इसको एक न्यूमेरिक डाटा में कन्वर्ट कर दें। आल्दो ये प्रोसीजर बड़ा कन्वीनियंट है। अगर आप इसको स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर यानी एक्सेल के अंदर अगर आप करते हैं, तो आपको सिर्फ कॉपी एंड रिप्लेस के ज़रिए ये काम कर सकते हैं। लेकिन जमोवी में आप क्या कर सकते हैं कि आप एक नया वेरिएबल क्रिएट करें, जिससे ये टेक्स्ट बेस्ड वेरिएबल जो है वो न्यूमेरिक वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाए। उसका तरीका बड़ा सिंपल है, और यहाँ पे हम ट्रांसफॉर्म के फंक्शन जो है उसको भी थोड़ा-सा देख लेंगे। तो आप यहाँ पे एक नया ट्रांसफॉर्म वेरिएबल क्रिएट करें, और उसका नाम रखें जेंडर न्यूमेरिक। ठीक है? उसका सोर्स वेरिएबल जो है वो जेंडर 2। अब ट्रांसफॉर्मेशन हमने ये क्रिएट करनी है, तो आप यहाँ पे क्लिक करें क्रिएट न्यू ट्रांसफॉर्मेशन। उसका नाम रखें जेंडर 2 न्यूमेरिक। अच्छा, अब यहाँ पे हमने उसको रीकोड कंडीशन बना दी है। रीकोड कंडीशन ये कि यानी सोर्स वेरिएबल, अब हमारा सोर्स वेरिएबल क्या है, यानी जेंडर 2, जिसके अंदर टेक्स्ट बेस्ड मेल और फीमेल है,
अगर वो सोर्स वेरिएबल की वैल्यू इफ सोर्स इज इक्वल्स टू मेल, तो आप उसको नंबर असाइन कर दें 1। फिर आप एक और रिकोड कंडीशन अप्लाई करें कि इफ सोर्स इज इक्वल्स टू फीमेल, तो उसको क्या नंबर असाइन कर दें 0। ठीक है, और एल्स को आप एज इट इज छोड़ दें, क्योंकि मिसिंग वैल्यूज भी हो सकती हैं, तो उन मिसिंग वैल्यूज की वजह से हमें अभी फिलहाल उसको छेड़ने की जरूरत नहीं है। तो इसको अच्छा, चूंकि अब इसको हमें इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखना था क्योंकि टेक्स्ट है, तो आप यहाँ पे इसको इन्वर्टेड कॉमर्स में डाल दें। और ये देखें कि हमारा जो जब हमने ट्रांसफॉर्मेशन वेरिएबल जेंडर को हमने इसको कन्वर्ट कर दिया फ्रॉम टेक्स्ट टू अ न्यूमेरिक वेरिएबल। ठीक है, अच्छा, लेकिन चूंकि पहले ही मैं जो डाटा इंपोर्ट किया था उसके अंदर मैंने ये टेक्स्ट ऑलरेडी उसको न्यूमेरिक में कन्वर्ट करके ही डाटा एंटर किया था। तो आइए मैं आपको ये भी एक फीचर दिखा दूं कि इसमें अगर हम लेबलिंग करना चाहें, फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि जब भी हमारा एनालिसिस हो तो 1 की जगह 0 की जगह मेल और फीमेल नजर आए, तो हम सिंपली यहाँ पे 0 की जगह फीमेल टाइप कर दें और 1 की जगह मेल टाइप कर दें। ठीक है, तो अब आप ये देखेंगे कि आपके डाटा में आल्दो ये न्यूमेरिक ही हैं इनकी वैल्यूज, लेकिन ये एज अ टेक्स्ट लेबल्स आपको नजर आएंगे। तो अब हमारे पास ये जो मल्टीपल वेरिएबल्स हैं, जिसमें मैंने सिर्फ डेमोस्ट्रेशन के लिए यहाँ पे ये ऐड किया था, इनको मैं डिलीट कर देता हूँ। और फिर से अपनी बात दोहराता हूँ कि आपको चाहिए कि आप जब भी अपना डाटा एंटर करें तो उस डाटा एंट्री में आप न्यूमेरिक वैल्यूज को एंटर करें फ्रॉम योर सर्वे। और अगर आप सेकेंडरी सोर्सेज से भी ला रहे हैं तो आप उसको पहले न्यूमेरिक में कन्वर्ट करें और फिर आप उसको इंपोर्ट करें जमोवी में। अब टाइम आ गया है कि हम जरा एनालिसिस के टैब को थोड़ा सा एक्सप्लोर करें। ठीक है, एनालिसिस के टैब को आप स्प्लिट स्क्रीन भी कर सकते हैं, जैसे ये कि यहाँ पे राइट साइड पे एनालिसिस नज़र आए और लेफ्ट साइड पे आपको डाटा नज़र आए। ठीक है, अब यहाँ पे अगर देखें तो हमारे पास एक्सप्लोरेशन है जिसके अंदर डिस्क्रिप्टिव है, स्कैटर प्लॉट है, पेरिटो चार्ट है। उसके बाद टी टेस्ट है जिसके अंदर हम डिफरेंट किस्म के टी टेस्ट जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अनोवा है कि ऑप्शंस हैं, मल्टीपल टाइप्स ऑफ अनोवाज हैं। ठीक है, ज़्यादातर तो वन वे अनोवा या अनोवा ही यूज़ होता है या रिपीटेड मेजर, लेकिन अनकोवा और मनकोवा जिसके अंदर मल्टीपल कैटेगोरिकल वेरिएबल्स जो हैं वो चेक हो सकते हैं, वो उनकी भी ऑप्शंस हैं हमारे पास। उसके बाद हमारे पास नॉन पैरामीट्रिक, यानी अगर आपका डाटा जो है वो नॉर्मल ना हो तो फिर नॉन पैरामीट्रिक की भी ऑप्शंस हैं। फिर रिग्रेशन के हमारे पास यहाँ पे देखिए, रिग्रेशन में कोरिलेशन मैट्रिक्स, पार्शियल कोरिलेशन, कोरिलेशन को भी रिग्रेशन का ही पार्ट बनाया है। लीनियर रिग्रेशन है। फिर अगर आपके पास कैटेगोरिकल आउटकम वेरिएबल्स या डीवीज हैं तो आप लॉजिस्टिक रिग्रेशन की डिफरेंट टाइप्स जैसे बाइनोमियल, मल्टीनोमियल और ऑर्डिनल भी यूज़ कर सकते हैं। फिर फ्रीक्वेंसीज का यहाँ पे हमारे पास टैब है। ठीक है, अगर आप कैटेगोरिकल वेरिएबल्स की हाइपोथेसिस टेस्टिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन है। फिर फैक्टर्स की है, अगर आपके पास क्वेश्चनियर या सर्वे बेस्ड डाटा है तो उसका फैक्टर एनालिसिस यानी उसकी रिलायबिलिटी एनालिसिस, उसका फैक्टर एनालिसिस, प्रिंसिपल कंपोनेंट, एक्सप्लोरेटरी फैक्टर, ईएफए और सीएफए आप यहाँ पे कर सकते हैं। अच्छा, एक और फीचर मैं आपको साथ साथ बताता चलूँ कि आपने जब जमोवी इंस्टॉल किया होगा तो आपके पास ये मेड मॉड और एसईएम जो है ये यहाँ पे नहीं आ रहे होंगे। अच्छा, जमोवी की ये एक बहुत यूनिक फीचर है और बड़ा इसको पावरफुल बनाती है ये बात कि इसके अंदर आप डिफरेंट मॉड्यूल्स जो हैं वो ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जमोवी की लाइब्रेरी के अंदर और बहुत सारे आर में जो मॉड्यूल्स इम्प्लीमेंट होते हैं वो जमोवी में भी वो अवेलेबल हैं। जैसे अगर आप क्लिक करें तो आपके पास कुछ इंस्टॉल्ड आ जाएंगे, ये कुछ इंस्टॉल्ड हुए हुए हैं। एसईएम का भी मॉड्यूल है, मेड मोड का भी मॉड्यूल है और कुछ अवेलेबल मॉड्यूल्स जो काफ़ी डिफरेंट किस्म के फीचर्स प्रोवाइड करते हैं, डिफरेंट किस्म के स्टैटिस्टिकल एनालिसिस प्रोवाइड करते हैं, जो हमारे इस ट्यूटोरियल का स्कोप तो नहीं है, लेकिन सिर्फ एक फीचर आपको मैं शेयर कर रहा हूँ कि आप डिफरेंट मॉड्यूल्स जो है वो इसके अंदर लाइब्रेरीज के थ्रू इंस्टॉल कर सकते हैं। अच्छा, अब हमने क्या देखना है कि हम सबसे पहले एक्सप्लोरेशन में एक डिस्क्रिप्टिव की तरफ जाते हैं ताकि हमें अपने डाटा का एक ओवरव्यू मिले। तो आप ये देखेंगे जैसे ही हमने डिस्क्रिप्टिव्स को क्लिक किया हमें रिजल्ट्स में कुछ टेबल्स बने हुए ऑलरेडी यहाँ पे राइट साइड पे नजर आना शुरू हो गए। मैं इसको एक्सपेंड कर देता हूँ।
अच्छा, अब सबसे पहले हम देखते हैं अपने डेमोग्राफिक्स, उनका एक डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस करते हैं। तो आप ये देखेंगे कि डेमोग्राफिक्स में ये डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस, अच्छा आप चाहें तो वेरिएबल्स अक्रॉस कॉलम्स और चाहें तो वेरिएबल्स अक्रॉस रोज आप इनको इस तरह भी सेट कर सकते हैं, यानी कि अब वेरिएबल्स लेफ्ट साइड पे और टॉप पे हेडिंग्स आ गई या अक्रॉस रोज हो गए, और अगर अक्रॉस कॉलम्स करना चाहते हैं तो वेरिएबल्स टॉप पे और यहाँ पे हेडिंग आ गई। तो अगर ज़्यादा डाटा है तो बेहतर है कि हम इसको अक्रॉस रोज सेट कर लें। ठीक है, तो ये हमारे पास डिस्क्रिप्टिव्स हैं जिनके अंदर कुछ मिसिंग वैल्यूज भी हैं, कुछ मीन मीडियन उसने निकाल दिया। आल्दो जो नॉमिनल और ऑर्डिनल डाटा होता है उसका मीन नहीं होना चाहिए, लेकिन इसने उसको कैलकुलेट कर दिया। अगर आप देखें तो आपको रिजल्ट्स की विंडो में ही रेफरेंसेस भी नज़र आएंगे। ये वो रेफरेंसेस हैं कि जब आपको रिसर्च पेपर या रिसर्च थीसिस लिखें तो आप इसके यहाँ पे रेफरेंसेस अपने एनालिसिस के पोर्शन में ज़रूर कोट करें, क्योंकि एक तरह से एट्रीब्यूट देना है कि जो मूवी के जो डेवलपर्स हैं उनके रेफरेंसेस भी हैं, और इवन आपको एनालिसिस भी करेंगे तो आपको कुछ एक्स्ट्रा रेफरेंसेस भी नज़र आएंगे जो ज़्यादातर उन रिसर्च पेपर्स या उस रिसर्च प्रोजेक्ट्स की तरफ से होंगे जो आर पे बेस करते हैं, क्योंकि जो मूवी का बहुत सारा बैक एंड जो है वो आर पे बेस कर रहा है। तो ये आप ज़रूर देखिएगा। अगर आप चाहें तो फ्रीक्वेंसी टेबल्स भी जनरेट कर लें। अब ये फ्रीक्वेंसी टेबल्स जो हैं ये बिल्कुल आपको बता रहे हैं कि कितने फीमेल रिस्पॉन्डर्स थे, कितने मेल रिस्पॉन्डर्स थे, उनकी परसेंटेज कितनी थी। इसी तरह अगर देखा जाए तो मैरिटल स्टेटस, ठीक है, मैरिटल स्टेटस के अब देखें यहाँ पे ना 0 और 1 लिखा आ रहा है। तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि आप इसको सेट कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे डेमो सेट करके दिखा भी देता हूँ कि मैरिटल स्टेटस वेरिएबल में वापस आए, मैरिटल स्टेटस को क्लिक करें, 0 की जगह अनमैरिड, और अगर आप चाहें तो फ्रीक्वेंसी टेबल्स भी जनरेट कर लें। अब ये फ्रीक्वेंसी टेबल्स जो हैं ये बिल्कुल आपको बता रहे हैं कि कितने फीमेल रिस्पॉन्डर्स थे, कितने मेल रिस्पॉन्डर्स थे, उनकी परसेंटेज कितनी थी। इसी तरह अगर देखा जाए तो मैरिटल स्टेटस, ठीक है, मैरिटल स्टेटस के अब देखें यहाँ पे ना 0 और 1 लिखा आ रहा है। तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि आप इसको सेट कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे डेमो सेट करके दिखा भी देता हूँ कि मैरिटल स्टेटस वेरिएबल में वापस आए, मैरिटल स्टेटस को क्लिक करें, 0 की जगह अनमैरिड और 1 की जगह मैरिड ऐड करते। अच्छा, ये एक बड़ा यूनिक फीचर है जो मूवी में कि जैसे ही आप कोई फंक्शन करते हैं, कोई चेंज लेके आते हैं, रिजल्ट्स भी अपडेट हो जाते हैं फौरी तौर पे। ये देखें टेबल में रिजल्ट्स भी अपडेट हो गए। इसी तरह जो डेजिग्नेशन था मेरे पास, तो 1 का मतलब था लेक्चरर, 2 का मतलब था असिस्टेंट प्रोफेसर, 3 का मतलब था एसोसिएट प्रोफेसर, और 4 का मतलब है फुल प्रोफेसर। एजुकेशन में अगर आए तो एजुकेशन को भी सेट कर सकते हैं। अदर्स, ग्रेजुएशन, मास्टर्स एंड पीएचडी। एज, चूंकि ये फैकल्टी का डाटा है तो एज को हमने एक रेंज में रखा हुआ है, 20 टू 30, 30 टू 40, 40 टू 50 and we have 50 प्लस। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये डाटा सेट किया है। अच्छा, ये हमारे पास डिस्क्रिप्टिव टेबल है। अब हम दोबारा से जो हमारे क्वेश्चंस थे, जो हमारे वेरिएबल से रिलेटेड क्वेश्चंस थे, ज़रा उनकी एक्सप्लोरेशन करते हैं और देखते हैं कि उनके अंदर हमारे पास क्या ट्रेंड नज़र आ रहा है, ताकि आप डाटा की थोड़ी सी स्क्रीनिंग कर सकें।
अच्छा, इसको मैं वेरिएबल्स अक्रॉस रोज कर देता हूँ ताकि वेरिएबल्स जो है वो मुझे एकदम सारे नजर आए। अच्छा, अब अगर आप देखें तो हमारे पास फर्दर ऑप्शंस भी हैं, जैसे स्टैटिस्टिक्स में मैं अगर चाहूँ तो यहाँ पे स्क्यूनेस और कर्टोसिस को भी ऐड कर सकता हूँ। अगर मैं नॉर्मेलिटी चेक करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे शपीरो विल्क टेस्ट जो है उसको भी ऐड कर सकता हूँ। अगर मैं चाहूँ तो उसके प्लॉट्स जैसे क्यू क्यू प्लॉट जो है वो मुझे बताएगा कि कितनी डेविएशन है। ठीक है, हिस्टोग्राम के जरिए भी पता चल सकता है। आल्दो शपीरो विल्क टेस्ट ने हमें वैसे ही बता दिया था कि ये डाटा नॉर्मल नहीं है, तो ये देखेंगे स्क्यूड डाटा है, ये भी काफी स्क्यूड है टुवर्ड्स पॉजिटिव। अब ये सब करने से पहले हमें देखना चाहिए कि मिसिंग वैल्यूज और आउटलायर्स तो एग्जिस्ट नहीं कर रहे। अच्छा, अब मिसिंग वैल्यूज तो आपको ये कॉलम मिसिंग से नजर आ रहा है, जैसे कोवर्कर सपोर्ट में एक मिसिंग वैल्यू है, सेल्फ एफिकेसी में 5 मिसिंग वैल्यूज है, सेल्फ एफिकेसी 4 में 8 है, 5 में 5 है, और इसी तरह कुछ थोड़ी बहुत हमें मिसिंग वैल्यूज यहाँ पे नजर आ रही है। आल्दो अगर हम चाहें तो मिसिंग वैल्यूज को एज इट इज भी रहने दे सकते हैं, और जब भी हम कोई एनालिसिस करेंगे तो जमोवी क्या करेगा कि उसको या तो केस वाइज या लिस्ट वाइज उनको डिलीट कर देगा। ठीक है, लेकिन अगर आप देखें तो कुछ टेक्स्ट रिकमेंड करते हैं कि अगर हमारी मिसिंग वैल्यूज थोड़ी हैं तो हम उनको मीन इम्प्यूट कर दें, यानी उधर हम मीन उसकी जगह इनपुट करते। तो हम अब किस तरीके से यहाँ पे मीन जो है वो मिसिंग वैल्यूज में इनपुट कर सकते हैं, मैं आपको ये सेल्फ एफिकेसी 4 का ये एक प्रैक्टिस करके दिखाता हूँ कि अब किस तरीके से वहाँ पे जो भी मिसिंग है हम उस कॉलम में हम ऐड कर सकते हैं उनका मीन। तो मीन एम्प्यूटेशन की प्रैक्टिस हम यहाँ पे करने लगे हैं। तो आप एक नया ट्रांसफॉर्म वेरिएबल क्रिएट करें, ऐड अ न्यू ट्रांसफॉर्म वेरिएबल। ठीक है, अच्छा, अब इस न्यू ट्रांसफॉर्म वेरिएबल में आप इसका नाम रखें सेल्फ एफिकेसी फॉर मीन। ठीक है, या मिस, और इसकी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिख दें ट्रीटिंग मिसिंग वैल्यूज फॉर सेल्फ एफिकेसी 4। अच्छा, सोर्स वेरिएबल सेलेक्ट करें, कौन सा सोर्स वेरिएबल है, सेल्फ एफिकेसी 4 है। ट्रांसफॉर्म हमने क्या करना है, हम एक ट्रांसफॉर्म तो पहले बना चुके हैं, यहाँ पे हमने एक नया ट्रांसफॉर्म बनाना है, और उस ट्रांसफॉर्म में हमने ये लिखना है एड रिकोड कंडीशन को क्लिक करें, तो इफ सोर्स इज इक्वल्स टू एन ए। एन ए का मतलब है कि इफ देयर इज अ मिसिंग वैल्यू, ठीक है, ये एन ए का वर्ड नोट कर ले, तो फिर क्या करो कि वहां पे ये फंक्शन है वी मीन का, इस फंक्शन को हम यूज करके, अच्छा, अब वी मीन किसका निकालना है, सोर्स का। सोर्स क्या था, सोर्स था हमारा सेल्फ एफिकेसी 4। ठीक है, एल्स एल्स एज इट इज सोर्स जो है उसको यहाँ पे ले आओ। अच्छा, वी मीन में एम आई थिंक कैपिटल है, ये पूरा का पूरा फंक्शन ही कैपिटल है। ठीक है, तो ये वी मीन सोर्स यहाँ पे आप टाइप कर दे, ये ट्रांसफॉर्म अप्लाई होगी। हम इसको जरा डाटा व्यू में देखते हैं सेल्फ एफिकेसी 4। तब आप यहाँ पे देखेंगे कि जहाँ पे भी जो ओरिजिनल सेल्फ एफिकेसी 4 उसके अंदर मिसिंग वैल्यू थी, वहां पे उसने वहां मीन उसका ऐड कर दिया उस कॉलम में। तो बिल्कुल इसी तरीके से हम सेल्फ एफिकेसी 5 जहां जहां में मिसिंग वैल्यूज, अब हम क्या कर सकते हैं कि हम पहले तो नोट कर ले, हम अपने अगर एनालिसिस में वापस आए तो हम नोट कर ले कि वो कौन कौन से वेरिएबल्स थे जिनकी मिसिंग वैल्यूज थी, और हम उन सारों के ऊपर बिल्कुल इसी तरीके से ये ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं। अब चूंकि हमने वो ट्रांसफॉर्मेशन सेव कर ली है,
तो मैं इनके सब पे अप्लाई कर देता हूँ। कोवर्कर सपोर्ट पे आए, उससे अगले वेरिएबल पे आए और वहां पे आप इंसर्ट करें एक न्यू ट्रांसफॉर्म वेरिएबल, उसका नाम रखें कोवर्कर सपोर्ट 1 मिसिंग, बल्कि एम कर देते हैं इसको। ठीक है, सोर्स वेरिएबल क्या है, कोवर्कर सपोर्ट 1, ट्रांसफॉर्म क्या यूज करनी है, अब ये ट्रांसफॉर्म 2, इसका हम नाम जो है ना वो मिसिंग वैल्यू एनालिसिस रख देते हैं, या मिसिंग वैल्यू ट्रीटमेंट इसका हम नाम रख देते हैं। ठीक है, और देखें हम जब डाटा व्यू में आएंगे तो ये कोवर्कर सपोर्ट ये भी ऐड हो गया। ठीक है, और बाकी सारों पे भी हम ये ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर लेते हैं। ये हमारी मिसिंग वैल्यूज ऐड हो गई, हमने बिल्कुल नए जो है वो वेरिएबल्स जनरेट कर दिए, जो मिसिंग वैल्यूज जो हैं वो उनको टैकल कर लिया गया है। अब कोई भी वहाँ पे स्पेस नहीं है, लेकिन एक दफ़ा हम दोबारा से डिस्क्रिप्टिव जो है वो अप्लाई करके चेक कर लेते हैं कि क्या वाकई ऐसा ही है या कोई ऐसा वेरिएबल रह गया है जिसके अंदर मिसिंग वैल्यू जो है वो थी। तो अब हमने क्या करना है कि हमने सिर्फ वही वेरिएबल सेलेक्ट करने हैं, या बल्कि दोबारा से सारे वेरिएबल सेलेक्ट करेंगे, लेकिन वो वेरिएबल्स जिनकी हमने मिसिंग वैल्यूज जनरेट की थी, ठीक है, उनकी अब सिर्फ वो नए वेरिएबल्स जो हैं वो सिलेक्ट करेंगे और बाकी सारे वेरिएबल सिलेक्ट कर लेंगे जैसे इसके हमने की थी। और इनको हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। अब डिस्क्रिप्टिव जनरेट होंगे, वेरिएबल के अक्रॉस रोज कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या मिसिंग में अभी भी कोई है। तो ये देखें कि ऑप्टिमिज्म 1 और सेल्फ एफिकेसी 8 जो है इसके अंदर भी मिसिंग वैल्यूज है। तो बिल्कुल वही वाला तरीका जब भी हमने अप्लाई किया था उनको यूज करते हुए इनको भी हम ट्रीट कर देंगे। आप में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि अगर हमने मिसिंग वैल्यूज जनरेट कर ली हैं तो क्या हम ये पुराने वेरिएबल्स डिलीट कर सकते हैं। अच्छा, अब अगर हम ये पुराने वेरिएबल्स डिलीट करें, फॉर एग्जांपल मैं सेल्फ एफिकेसी 5 को डिलीट करता हूँ, तो होगा ये कि हमारे पास उसके जो मिसिंग वैल्यू एनालिसिस वाले सॉफ्टवेयर हैं वो भी डिलीट हो जाएंगे। तो इस प्रैक्टिस को हम इस तरीके से नहीं कर सकते। आज तो मैं आपको उसका एक शॉर्टकट तरीका बताता हूँ जो जिससे हम उस पुराने वेरिएबल को डिलीट कर सकते हैं। वो तरीका ये है कि आप जो नया जनरेटेड वेरिएबल है उसको कॉपी करें, एक नया वेरिएबल ऐड करें और उसको वहां पे पेस्ट कर दें और उसका नाम भी आप रख दें सेल्फ एफिकेसी मिस, ये सेल्फ एफिकेसी 5। ठीक है, और अब आप बिल्कुल आराम से वो पुराने वेरिएबल्स डिलीट कर सकते हैं। अच्छा, पहले हमने जब डिलीट करने की कोशिश की तो हो क्या रहा था कि क्योंकि वो जो ट्रांसफॉर्म वेरिएबल था वो डिपेंड कर रहा था अपने ओरिजिनल वेरिएबल के ऊपर, तो हम जैसे ही ओरिजिनल वेरिएबल को डिलीट करते वो ट्रांसफॉर्म वेरिएबल भी डिलीट हो जाता है, क्योंकि उसके ऊपर एक फार्मूला अप्लाई हुआ था। तो हमने क्या किया कि हमने एक नया वेरिएबल जो है वो जनरेट किया और जो ट्रांसफॉर्म वेरिएबल था उसकी वैल्यूज उसके अंदर कॉपी की, और इस तरीके से हम पुराने वेरिएबल्स जो है वो डिलीट कर सकते हैं। ये हमने इस तरीके से क्या किया कि डिलीट कर दिए वो सारे जो मिसिंग वैल्यूज वाले वेरिएबल्स थे और उनकी जगह हमने उनकी
वैल्यूज जो हैं वो असाइन कर दी। अच्छा, आइए एक नज़र फिर हम अपने डिस्क्रिप्टिव्स के चार्ट पे डालते हैं। ठीक है, और देखते हैं कि क्या कोई इसके अंदर हमें और भी कोई स्क्रीनिंग की ज़रूरत है अभी। तो एक दफ़ा हम ये सारे वेरिएबल्स जो हैं उनको वापस करके उनको दोबारा से सिलेक्ट करते हैं। डिस्क्रिप्टिव्स का टेबल दोबारा जनरेट होगा। अच्छा, एन, मिसिंग वैल्यूज, मीन, मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन, मिनिमम एंड मैक्सिमम। अच्छा, अब यहाँ पे हमें एक चीज़ नज़र आ रही है जो जिसको मेरा ख्याल है हमें यहाँ पे स्क्रीनिंग करते हुए ज़रूर देखना चाहिए। वो ये कि हमारे स्केल के अंदर जो पॉसिबल वैल्यूज़ थी वो 1 से लेके 5 तक थी। ज़्यादा ये लिकट बेस्ड क्वेश्चंस थे। ठीक है, ये है सेल्फ एफिकेसी जिसमें मिनिमम 2 है लेकिन वो भी रेंज के अंदर है। लेकिन एक वैल्यू यहाँ पे 55 की नज़र आ रही है। अच्छा, इसका मतलब है कि दिस इज एन आउटलायर। ऑल्दो डेलिबरेटली मैंने ये वैल्यू यहाँ पे ऐड की है ताकि आपको इसकी डेमोन्स्ट्रेशन हो जाए। लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि अगर हम सर्वे से डाटा कलेक्ट कर रहे होते हैं या हम किसी सेकेंडरी सोर्स से डाटा डाउनलोड कर रहे होते हैं तो उसके अंदर आउटलायर्स आ जाते हैं। अच्छा, अब सर्वे में कैसे, कभी कभी टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है। हमने यहाँ पे 5 टाइप करना था, उसकी जगह 55 या 555 दो दफ़ा 3 दफ़ा प्रेस हो गया बटन, तो ये मिस्टेक यहाँ पे आ गई। अब डिस्क्रिप्टिव का टेबल हमें ये तो ज़रूर बता सकता है कि ये एक आउटलायर है जिसको हमें ट्रीट करना है, लेकिन ये आउटलायर एग्जैक्टली किस पोजीशन पे है वो हमें यहाँ से नहीं पता चलेगा। तो उसके लिए हमारे पास जो एक ऑप्शन होती है उसको हम कहते हैं बॉक्स प्लॉट। अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो डिस्क्रिप्टिव्स के नीचे जो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, एक नज़र मैं फिर आपको दिखा दूँ तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट स्टैटिस्टिक्स की ऑप्शन है। हम डिफरेंट स्टैटिस्टिक्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं और फिर हमारे पास प्लॉट्स की ऑप्शन भी है। हम डिफरेंट प्लॉट्स जहाँ पे चूज कर सकते हैं। तो बॉक्स प्लॉट को क्लिक करें और लेबल आउटलायर को क्लिक कर दें। अब यहाँ पे एक बॉक्स प्लॉट क्लिक हो जाएगा, लेकिन बजाय इसके कि हम सारे इनका बॉक्स प्लॉट बनाएं, क्योंकि उनके हमें फिलहाल ज़रूरत नहीं है, ये एनालिसिस लंबा हो जाएगा। हम क्या करते हैं कि हम इन सारों को सेंड बैक करते हैं और सिर्फ जो हमारे पास एरर वाला था मैनेजेरियल सपोर्ट, और आप ये देखिएगा कि एक नहीं दो जगहों पे ये हमारे पास आउटलायर जो है वो नज़र आ रहा है। और एग्जैक्टली उसने बता दिया कि 73rd एंड 91st ये दो पोजीशंस हैं हमारे डाटा सेट में, यानी दो रोज हैं जहाँ पे हमारे पास ये एरर वाला डाटा मौजूद है। तो आइए हम अपने वेरिएबल या डाटा व्यू को दोबारा देखते हैं और हम देखते हैं कि हमने सबसे पहले 73 पे जाना है। 73rd नंबर पे हम जब आएंगे और इसको ट्रैक करेंगे तो देखें यहाँ पे ये 55 टाइप हुआ है। अगर तो आपको लगता है कि ये एक टाइपिंग एरर है और इसीलिए हमने अपने क्वेश्चनियर को नंबरिंग भी की थी, तो आप दोबारा जाके वहाँ पे चेक कर सकते हैं कि ये एरर एग्जिस्ट कर रही है, इसको हम कैसे ठीक करें। तो मैं इसको 5 कर देता हूँ। इसी तरह जो दूसरा हमारा डाटा सेट था जिसको हमने ठीक करना है, दैट वाज 91। अच्छा, आप देखें जैसे ही हमने इसको ठीक किया वहां से वो एरर जो है वो रिमूव हो गया। तो 91 पे आते हैं और 91 का मतलब कि ये जो लेफ्ट साइड पे जो नंबर्स आ रहे हैं ये नंबर, ये वाले सीरियल नंबर नहीं जो हमने यहाँ पे अटैच किए हैं, क्योंकि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि हम एक क्वेश्चन या एक सर्वे को हम एक नंबर असाइन करें लेकिन वो सर्वे ऑलमोस्ट जो है वो एम्प्टी हो। ठीक है, अगर वो एम्प्टी है और हम उसको फिल ही नहीं करेंगे, क्योंकि रूल ऑफ थंब ये कहता है कि 25% से अगर ज़्यादा एम्प्टी हो कोई एक सर्वे तो आप उसको यूज़ ना करें। डाटा स्क्रीनिंग में जो लास्ट हमने अब काम करना है वो ये कि जो हमारे पास एक नेगेटिव क्वेश्चन है उसको रिकोड करना है इनटू अ पॉजिटिव क्वेश्चन। तो वो हमारे पास था जॉब सेटिस्फैक्शन नंबर 4। ये एक नेगेटिव वेरिएबल है जिसको आप देख भी सकते हैं कि कॉरेस्पॉन्डिंग अगर हाई रिस्पॉन्स आ रही है टूवर्ड्स पॉजिटिव तो ये टूवर्ड्स नेगेटिव जा रहा है। ठीक है, तो हम इस पे क्या कर सकते हैं, हम इसमें ये कर सकते हैं कि हम इसको ट्रांसफॉर्म के ऑप्शन यूज करते हुए हम एक नया ट्रांसफॉर्म वेरिएबल यहाँ पे इंसर्ट करेंगे
उसका नाम हम जॉब सेटिस्फैक्शन रख देते हैं 4। अच्छा, उसके बाद हम क्या करें कि हम एक सोर्स वेरिएबल जो हमारा वो था जॉब सेटिस्फैक्शन 4n, हम उसको चूज कर लें। अच्छा, अब इनमें से तो कोई ट्रांसफॉर्मेशन हमने यूज नहीं करनी, तो हम एक नई ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे क्रिएट करते हैं और फिर हम उसको कंडीशंस देना शुरू कर देते हैं। और कंडीशंस बड़ी सिंपल है, यानी आपको पता है कि अगर आपका सोर्स वेरिएबल 5 है और हमने उसको नेगेटिव बनाना है उसकी वैल्यू, तो हम उसकी जगह 1 कर देंगे। फिर एक और रिकोड कंडीशन यहाँ पे ऐड करें। अगर सोर्स वेरिएबल में नंबर 4 सेलेक्ट किया था रिस्पोंडेंट ने, तो हम उसको 2 बना देंगे। फिर एक और कंडीशन ऐड करें, अगर 3 था तो उसको 3 ही रहने दें, अगर 2 है तो उसको 4 कर दें, और फाइनली अगर 1 है तो उसको 5 कर दें। यहाँ पे इक्वल्स टू आना था। ये देखिए, ये हमारे पास ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो सेट हो गई। ठीक है, तो अगर सोर्स जो है वो 5 थी, इक्वल्स टू की कंडीशन में यूज की है, यानी इक्वालिटी को चेक किया है तो 1 करते, 4 है तो 2 करते, 3 है तो एज इट इज 3 रहने दें क्योंकि वो सेंटर पॉइंट है, 2 है तो उसको 4 करते और 1 है तो उसको 5 करते। इस ट्रांसफॉर्मेशन को हम नाम दे देते हैं रिकॉर्ड नेगेटिव। ठीक है, और अब आप ये देखेंगे कि जॉब सेटिस्फेक्शन 4 के नाम से एक पॉजिटिव वेरिएबल जो है यहाँ पे क्रिएट हो गया। डेटा स्क्रीनिंग के बाद एक दफा हम दोबारा एक्सप्लोरेशन की तरफ आते हैं। ठीक है, अभी हम डिस्क्रिप्टिव तो अभी हमने यूज किया था कि हमने ये देखना था कि डाटा जो है उसकी कंसिस्टेंसी को चेक करें, डाटा को स्क्रीन करें, उसके अंदर जो मिसिंग वैल्यूज थी, आउटलायर्स थे, उनको हम देखें। अब हम जरा थोड़ा सा इस डाटा को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। अगर मैं चाहता हूं कि मैं ये देखूं कि मेरे पास कितने मेल्स और कितने फीमेल्स हैं, ठीक है, उनकी एज की रेंज क्या है, और मैं ये देखना चाहता हूँ कि जो टोटल मेरे पास डेजिग्नेशन और एजुकेशन है वो जेंडर वाइज किस तरह स्प्लिट हो रहे हैं, तो मैं अपने फ्रीक्वेंसी टेबल को या अपने डिस्क्रिप्टिव्स को स्प्लिट बाय एक कैटेगोरिकल वेरिएबल भी कर सकता हूँ। ठीक है, अगर देखें तो यहाँ पे, और मैं उनके बार प्लॉट्स भी जनरेट कर सकता हूँ। तो ये देखें कि जेंडर वाइज ये एज की मेरे पास कैटेगरीज आ गई, रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे आपको बार चार्ट में भी नजर आ रही है, रिप्रेजेंटेशन आपको डेजिग्नेशन में भी नजर आ रही है। आल्दो जमोवी में अभी ये इशू है कि ओवरलैप हो जाती है लेबल्स। ठीक है, क्योंकि लेबल्स को फिर हम थोड़ा सा छोटा करते हैं तो फिर ओवरलैप ना हो, और ये आपके पास बने बनाए ग्राफ्स जो है वो नजर आ रहे हैं। अच्छा, और ये आप टेबल देखें तो यूजर फ्रेंडली है कि आपने जस्ट सिर्फ कॉपी करना है, आप इनको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, एक्सपोर्ट के लिए आप पीडीएफ की ऑप्शन भी है आपके पास, वेब पेज की यानी एचटीएमएल फाइल की ऑप्शन भी है, आप इनको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इनको सिर्फ कॉपी करके एक वर्ड की फाइल ओपन करें, ग्राफ्स हैं उनको भी आप कॉपी करें एज एन इमेज और आप उनको यहाँ पे पेस्ट कर दें। ठीक है, तो ये बड़े कन्वीनियंटली आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे आपका जो रिजल्ट्स हैं वो वर्ड में कॉपी, और उनकी जो फॉर्मेटिंग है वो एपीएस स्टाइल में ऑलरेडी हुई हुई है। डिस्क्रिप्टिव्स के बाद हम देखते हैं कि हमारे पास जो वेरिएबल्स थे, जो क्वेश्चंस थे, हम उनसे वेरिएबल्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं। एक तरीका तो ये हो सकता है कि हम इन वेरिएबल्स जैसे मैनेजरियल सपोर्ट 1, मैनेजरियल सपोर्ट 2, मैनेजरियल सपोर्ट 3, हम इनका एक नया वेरिएबल ऐड करें,
एक नया कंप्यूटेड वेरिएबल ऐड करें, यहाँ पे इंसर्ट करें, ठीक है, और उसका हम नाम रखें मैनेजेरियल सपोर्ट, ठीक है, और यहाँ पे एक फंक्शन लगाएं सम का। हम इस तरह टाइप भी कर सकते हैं फंक्शन, और हम अगर ये एफ एक्स को क्लिक करें तो यहाँ पे हम सम का फंक्शन ढूंढें, वो हमें बताएगा कि आपके पास इसके अंदर कौन से आपने पैरामीटर्स देने हैं, ठीक है। आप सबसे पहले ये सम का फंक्शन यहाँ पे डबल क्लिक करके ले आए, उसके बाद इसको ब्रैकेट में पैरामीटर में मैनेजर सपोर्ट 1, मैनेजरियल सपोर्ट 2 और मैनेजरियल सपोर्ट 3 हम ये भी यूज़ कर सकते हैं कंपोजिट बनाने के लिए। और कंपोजिट बनाने के लिए अगर आप टेक्स्ट में देखें तो एवरेज भी यूज़ होता है, तो यहाँ पे आप एवरेज का फार्मूला या मीन का फार्मूला जो है उसको यूज़ कर ले, तो वो भी वही फंक्शन परफॉर्म करेगा, लेकिन फिर आप तमाम कंपोजिट वेरिएबल्स मीन के थ्रू ही बनाएं। तो इसको एंटर करें तो आप देखेंगे ये एक कंपोजिट वेरिएबल क्रिएट हो गया। मगर इसके अंदर एक चीज़ है जो अभी हम मिस कर चुके हैं, वो ये कि हमने इसके रिलायबिलिटीज चेक करनी है, ठीक है। तो आल तो हमने ये वेरिएबल्स क्रिएट कर दिए, लेकिन हम इनके अगर रिलायबिलिटीज चेक करें तो वहां से भी हमें एक ऑप्शन मिलती है कि हम एक नया वेरिएबल क्रिएट करें। तो हमें कहाँ पे मिलेगा, हमें फैक्टर में रिलायबिलिटी एनालिसिस जो है वो मिलेगा, और ये इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी क्रॉनबैक अल्फा उसकी वैल्यू है वो हम यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। तो आप क्या करें कि आप वन बाय वन आपके जो भी स्केल्स के आइटम्स या क्वेश्चंस हैं उनको सिलेक्ट करें, एक वेरिएबल को जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे रिलायबिलिटी एनालिसिस में क्रॉनबैक अल्फा जो आप लोग जानते ही होंगे कि 0.7 से ज़्यादा होनी चाहिए, यानी कि इसका बेंचमार्क ये है कि अगर 0.7 से ज़्यादा है तो आपका स्केल जो है वो रिलायबल है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप ये भी आइटम स्टेटिस्टिक्स में क्रोनबैक L5 आइटम ड्रॉप भी चेक कर लें, ताकि इन केस अगर आपकी ये 0.7 से कम हो तो आपको यहाँ पे इंडिकेशन मिल जाए कि कौन सा आइटम डिलीट करने से आप अपनी रिलायबिलिटी इंक्रीज कर सकते हैं। अगर चाहें तो अपने वेरिएबल्स के मीन्स, स्टैंडर्ड डेविएशन भी आप साथ कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपका जो वेरिएबल है मैनेजरियल सपोर्ट उसका मीन 3.62 है, स्टैंडर्ड डेविएशन 1.07 है और क्रॉनबैक अल्फा 1.9 है। अगर आपका वेरिएबल ऑलरेडी रिवर्स स्केल्ड है उसके अंदर या फिर रिवर्स स्केल्ड आइटम्स हैं, तो अभी हमने जैसे एक प्रैक्टिस की थी कि हमने ट्रांसफॉर्मेशन का फंक्शन यूज़ किया था। अगर हम फंक्शन ना भी यूज़ करें तो यहाँ पे हम रिवर्स स्केल्ड आइटम्स को सिलेक्ट करके उसको बता सकते हैं सॉफ्टवेयर को कि ये वाले आइटम रिवर्स स्केल्ड है, इनकी क्रॉनबैक अल्फा उसी तरीके से कैलकुलेट करो। और फाइनली अगर आप देखें तो यहाँ पे सेव की ऑप्शन है। सेव की ऑप्शन में अगर आप चाहें तो मीन स्कोर्स जो है वो सेव कर सकते हैं। और होगा क्या कि जब आप अपने वेरिएबल व्यू में आएंगे तो वहां पे एक मीन स्कोर के नाम से एक नया वेरिएबल जनरेट हो चुका होगा। उस वेरिएबल को उसने लिखा भी है कि मीन स्कोर्स आर बेस्ड ऑन मैनेजरियल सपोर्ट 1, 2 एंड 3। तो आप उसको रीनेम करें और उसका नाम आप मैनेजरियल सपोर्ट बना दें। तो ये हमने दो तरीके देखे, एक ये कि हम डायरेक्टली कंप्यूट वेरिएबल का फंक्शन यूज करके भी वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं, और दूसरा ये कि हम रिलायबिलिटी मालूम करते ही साथ ही सेव के ऑप्शन यूज करें तो वहां पे हम एक नया वेरिएबल जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो आई थिंक बेटर ऑप्शन यही है कि हम रिलायबिलिटी चेक करते जाएं और साथ साथ हम अपने वेरिएबल्स जो है उनको सेव करते रहें। तो अब मैं जल्दी से बाकी सारों के भी मीन्स जो है वो कंप्यूट कर देता हूँ रिलायबिलिटी के ऑप्शन को यूज करते हुए।
तो ये देखें कि हमारे पास अब ये नए वेरिएबल्स क्रिएट हो गए हैं जो कंपोजिट वेरिएबल्स हैं, जिनमें हर स्केल आइटम को हमने मीन किया है। सबसे पहले उनकी रिलायबिलिटी चेक की और फिर हमने उनका मीन स्कोर सेव कर दिया। एक फ्लॉ जो आई थिंक मैं डेवलपर्स की तवज्जो जिसकी तरफ दिलाना चाहता हूँ जो मूवी में है, वो ये कि अगर हम कोई एक वेरिएबल सेट कर लेते हैं तो हम उसकी ऑर्डर या पोजीशन नहीं चेंज कर सकते। तो यहाँ पे हालांकि मैं चाहता था कि मेरे जो टीवीज हैं वो एंड पे आए, लेकिन ऑप्टिमिज्म जहाँ पे आ गया, तो अब मेरे पास कोई तरीका नहीं है इसकी चेंज करने में ऑर्डर। हाँ, एक ज़रूर तरीका है कि मैं यहाँ से ऑप्टिमिज्म को डिलीट करूँ या उसको कट करूँ और यहाँ पे एक वेरिएबल ऐड करूँ और यहाँ पे उसको पेस्ट कर दूँ। तो इस तरीके से मैं अपने वेरिएबल की ऑर्डरिंग जो है वो चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, तो अब मेरे पास ये कॉम्पोजिट स्कोर्स हैं तमाम वेरिएबल्स के। हम जरा इनके जल्दी से डिस्क्रिप्टिव्स देख लेते हैं, बल्कि एज ए मैटर ऑफ फैक्ट मैं इनको यहाँ से कट करके इधर पेस्ट कर देता हूँ, डिलीट करता हूँ इनको और इसको मैं जॉब सेटिस्फैक्शन और इसको मैं लाइफ सेटिस्फैक्शन बना देता हूँ। ठीक है, जमोवी की ये खास बात ये है कि इसमें अगर आप किसी वेरिएबल का नाम उसमें स्पेस लगा दे, उसमें डैश लगा दे, उसमें अंडरस्कोर लगा दे तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, अच्छा अब हम जरा अपने जो क्वेश्चन नियर बेस्ड जो वेरिएबल्स हैं उनके भी डिस्क्रिप्टिव्स जो है वो चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो चूंकि हमारे पास हमने सेल्फ एफिकेसी और ऑप्टिमिज्म में एक एक क्वेश्चन को मिसिंग वैल्यूज छोड़ दी थी, तो आप देखिए यहाँ पे भी वो मिसिंग वैल्यूज दिखा रहा है। तो कोई मसला नहीं, जब हम अपना एनालिसिस करेंगे तो वो मिसिंग वैल्यूज को ऑटोमेटिकली वहाँ पे डील कर लेगा। ये मीन स्कोर है कोवर्कर सपोर्ट का, सेल्फ एफिकेसी का, ऑप्टिमिज्म का। अच्छा, इसके अंदर मैनेजेरियल सपोर्ट जो है उसको हमने ऐड नहीं किया, मैनेजेरियल सपोर्ट भी ऐड कर लेते हैं। ये मैनेजेरियल सपोर्ट भी ऐड हो गया और ये इनकी यहाँ पे वैल्यूज जो है वो आपको मिल गई। ये देखिए, अगर हम इस यहाँ पे ऑर्डर चेंज करें तो उसी तरीके से आपका टेबल भी जो है वो रीशेप हो जाएगा और ऑर्डर उसका चेंज हो जाएगा। ठीक है, मीडियन की वैल्यू की इसमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि कॉन्टिन्यूस वेरिएबल है। आप परसेंटाइल्स अगर देखना चाहें तो परसेंटाइल्स देख सकते हैं। इसी तरह अगर हम देखना चाहते हैं कि हमारे जो वेरिएबल्स हैं जिनका हमने डाटा कलेक्ट की है, ये डिफरेंट कैटेगोरिकल वेरिएबल्स के हिसाब से इनकी वैल्यूज़ क्या आती हैं। तो आप फॉर एग्जांपल हम देखना चाहते हैं कि जेंडर के हिसाब से इनकी क्या वैल्यूज़ आती हैं। तो आप ये देखें कि हम स्प्लिट बाय जेंडर यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, और इस पे अगर हम देखें तो मैनेजेरियल सपोर्ट जो है फीमेल में N50 है, मेल में 111 क्योंकि ये उनका फीमेल और मेल का जो अपना सैंपल साइज है। ठीक है, अच्छा मीन अगर देखें तो 3.39 है फॉर फीमेल और 3.73 है फॉर मेल। कोवर्कर सपोर्ट में भी ये वैल्यूज़ हैं, इसी तरह के स्टैंडर्ड डेविएशंस। तो हम ये डिफरेंट डिस्क्रिप्टिव्स जो हैं वो अपने डेमोग्राफिक के वैल्यूज़ के हिसाब से भी देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब हम ज़रा रिलेशनशिप्स की बात करते हैं। अब रिलेशनशिप्स की बात अगर हम देखेंगे तो हमारे दो कॉन्टिन्यूस वेरिएबल्स आईवीज और डीवीज जैसे हमने प्रपोज किया है, तो कोरिलेशन इज़ अ वेरी गुड वे कि हम इनको इनका रिलेशनशिप जो है वो थोड़ा सा चेक कर लें। और ज़्यादातर हम पियर्सन कोरिलेशन को यूज़ करते हैं क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस वेरिएबल्स में ज़्यादा इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि अपने तमाम वेरिएबल्स, चाहे हमारे आईवीज हैं यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं और चाहे हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल है, हम उनको ऐड कर देते हैं। ठीक है, रिग्रेशन में गए, कोरिलेशन में गए, हमने अपने ये वेरिएबल्स ऐड किए। अच्छा, कोरिलेशन एनालिसिस के साथ साथ अगर आप देखें तो इसमें आप क्लिक कर सकते हैं कि फ्लैग सिग्निफिकेंट कोरिलेशन। ठीक है, अगर आप चाहें तो कोरिलेशन का प्लॉट भी कर सकते हैं।
ठीक है, वो आपको एक किस्म के दिखा देगी कि ये रिलेशनशिप्स जो हैं ये किस तरीके से है। ठीक है, और अगर आप वैसे भी देखना चाहें तो आपकी कोरिलेशन यहाँ पे नज़र आ रही है, और उसने देखें कि फ्लैग भी किए हुए हैं फॉर 3 स्टेरिक, का मतलब ये है कि जो पी की वैल्यू है दैट इज़ लेस देन 0.001। ठीक है, तो कोरिलेशन सिग्निफिकेंट है, पॉजिटिव है बिटवीन कोवर्कर एंड मैनेजरियल सपोर्ट, बिटवीन सेल्फ एफिकेसी एंड मैनेजरियल सपोर्ट, एंड बिटवीन जॉब सेटिस्फेक्शन एंड मैनेजरियल सपोर्ट। इस तरह कोवर्कर सपोर्ट जो है वो उसकी कोरिलेशन भी पॉजिटिव है विद सेल्फ एफिकेसी एंड जॉब सेटिस्फेक्शन, एंड सिमिलरली सेल्फ एफिकेसी की जॉब सेटिस्फेक्शन के साथ कोरिलेशन पॉजिटिव है और सिग्निफिकेंट है विद पी लेस देन 0.05। ठीक है, तो ये एक तरीका है कि हम अपनी कोरिलेशन अपने डाटा को विजुअली देख सकते हैं कि आपस में ये कोरिलेट कर रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप पे हम फिर रिग्रेशन एनालिसिस की तरफ बढ़ सकते हैं। रिलेशनशिप को थोड़ा सा विजुअली देखने के लिए हम स्कैटर प्लॉट को भी यूज़ कर सकते हैं। स्कैटर प्लॉट बेसिकली कोरिलेशन की तरह ही ये दिखाता है कि रिलेशनशिप मतलब एक विजुअल पिक्चर देता है आपको कि जब हम डाटा पॉइंट्स को एक्स और वाई एक्सिस पे प्लॉट करते हैं तो क्या कोई पैटर्न बनता है इसमें। फॉर एग्जांपल मैं एक्स एक्सिस में यहाँ पे कोवर्कर सपोर्ट रखता हूँ और वाई एक्सिस में जॉब सेटिस्फेक्शन रखता हूँ। अच्छा, अब आप ये देख लेंगे स्कैटर्ड है डाटा थोड़ा सा एक लीनियर, इसके अंदर एक लीनियर लाइन अगर हम करें तो ये एक लीनियर लाइन ड्रॉ कर रहा है, बट ऑल दो इतना ज़्यादा रिलेशनशिप हमें नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, इसी तरीके से यहाँ पे मैं जैसे सेल्फ एफिकेसी को रखता हूँ, तो अभी भी ये थोड़ा स्कैटर्ड प्लॉट है लेकिन एक बेस्ट फिट लीनियर लाइन इसके अंदर इसने बना दिया है। अगर स्मूथ देखें तो हम एक नॉन लीनियर रिलेशनशिप ज़्यादा शो हो रहा है। ठीक है, लेकिन चूंकि हम अभी रिग्रेशन पे फोकस कर रहे हैं तो हम ज़रा लीनियर रिलेशनशिप को ही देखें। अच्छा, अब रिग्रेशन की बात करें तो हम लीनियर रिग्रेशन यूज़ करते हैं। ठीक है, लीनियर रिग्रेशन में हमें सबसे पहले ये देखना होता है कि हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है। तो एज पर मॉडल जो हमने थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क जिसका जिक्र किया था, हम जॉब सेटिस्फेक्शन को अपना डिपेंडेंट वेरिएबल बनाते हैं। अच्छा, उसके बाद जो हमारे कोवेरिएट्स में हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आएंगे। तो हम ये तीनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जैसे हमने प्रपोज किए थे एज पर आवर हाइपोथेसिस इसके अंदर ऐड कर देते हैं। ठीक है, अभी हम फैक्टर्स और वेट्स की तरफ नहीं जाते क्योंकि फैक्टर्स में आमतौर पे कैटेगोरिकल वेरिएबल्स आती हैं। अगर आप उसको एज अ अपने मॉडल में ऐड करना चाहते हैं तो आप उसमें ऐड कर सकते हैं। बस ये रिग्रेशन लाइन जो है वो रिग्रेशन इक्वेशन जैसे हमने कहा है कि जॉब सेटिस्फेक्शन इज इक्वल्स टू बीटा नॉट प्लस बीटा वन मैनेजरियल सपोर्ट प्लस बीटा टू कोवर्कर सपोर्ट प्लस बीटा थ्री सेल्फ एफिकेसी। ये हमारे पास एक रिजल्ट यहाँ पे जनरेट हो गए हैं। सबसे पहले मॉडल फिट बायर्स हैं, आर स्क्वायर की वैल्यू उसने दिखाई है। आर स्क्वायर ये बताता है कि ये जितने भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं ये मिलके कंबाइंड होके अपने डिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर कितनी वेरिएंस क्रिएट कर रही है। तो ऑलमोस्ट अगर आर स्क्वायर की वैल्यू से हम जज करें तो 15% वेरिएंस इसमें क्रिएट कर रही है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे एस्टिमेट्स हैं जिनको हम बीटा वैल्यूज भी कहते हैं। तो मैनेजरियल सपोर्ट जो है वो 0.18 उसकी बीटा वैल्यू है, और विच इज सिग्निफिकेंट, नॉट हाईली सिग्निफिकेंट, लेकिन 0.017 इज एक्चुअली लेस देन 0.05, तो सिग्निफिकेंट है। इसी तरह को वर्कर सपोर्ट इसकी भी बीटा वैल्यू सिग्निफिकेंट है, और फाइनली जो है सेल्फ एफिकेसी इसकी बीटा वैल्यू सिग्निफिकेंस नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे ये दो हाइपोथेसिस एक्सेप्ट और ये वाला हाइपोथेसिस रिजेक्ट हुआ है। हाल तो हमारी बीटा वैल्यूज जो है वो निस्बतन ऑन द लोअर साइड है। अच्छा, अगर हम थोड़ा सा एक्सप्लोर करें तो हमारे पास और ऑप्शंस भी हैं। फॉर एग्जांपल हम इसको ब्लॉक वाइज भी कर सकते हैं, रिग्रेशन रन कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे सिर्फ मैनेजरियल सपोर्ट और को वर्कर सपोर्ट जो है उसको ऐड कर दूँ। ठीक है, तो अब मॉडल आप कौन सा देखना चाहते हैं? मॉडल वन देखना चाहते हैं, उसमें सिर्फ सेल्फ एफिकेसी, और मॉडल टू जो है उसके अंदर सेल्फ एफिकेसी और के साथ मैनेजर सपोर्ट को वर्कर सपोर्ट, यानी इट इज़ अ स्टेप वाइज रिग्रेशन कि आप पहले एक वेरिएबल ऐड करें फिर दूसरा वेरिएबल ऐड करें और उसके हिसाब से आप इनके रिजल्ट्स जो है वो कंपेयर कर लें।
और अगर देखा जाए तो मॉडल 1 और मॉडल 2 में काफ़ी डिफरेंस है, क्योंकि सेल्फ एफिकेसी जो है वो सिग्निफिकेंस नहीं, अच्छा सेल्फ एफिकेसी अकेला है तो वो सिग्निफिकेंट है, लेकिन जब मैनेजरियल सपोर्ट और कोवर्कर सपोर्ट आती है तो सेल्फ एफिकेसी जो है वो इनसिग्निफिकेंट। यहाँ पे मे भी कुछ मॉडरेटर वगैरह का भी सिस्टम हो सकता है, हम उसको भी चेक कर सकते हैं। अच्छा उसके बाद वो ये कि हम यहाँ पे अजम्पशंस ऑन कर लें। फॉर एग्जांपल हम कोलिनियरिटी देख सकते हैं कि आईवीज जो हैं उनके दरमियान बहुत ज़्यादा कोरिलेशन बहुत ज़्यादा हाई ना हो। तो ये वीआईएफ की वैल्यूज़ अगर लेस देन 3 होती हैं तो कोलिनियरिटी के इश्यूज नहीं है। तो हमारे डाटा में ये है कि कोलिनियरिटी के इश्यूज नहीं है। नॉर्मेलिटी टेस्ट चाल तो हम कर सकते हैं, लेकिन इट्स नॉट अ कंडीशन फॉर रिग्रेशन। रिग्रेशन ये अज्यूम करता है कि आपके जो रेजिडुअल्स हैं वो नॉर्मल होने चाहिए, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होने चाहिए या समवट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होने चाहिए। तो उसके लिए हम क्यू प्लॉट्स जो हैं उनको देख सकते हैं कि ये जो स्ट्रेट लाइन से बहुत ज़्यादा जो डेविएशन है वो एग्जिस्ट ना कर रही हो इसमें। तो है सही डेविएशन, लेकिन बहुत सिग्निफिकेंट डेविएशन नहीं है। ठीक है, तो वहाँ पे हम जो नॉर्मेलिटी के assumptions जो है उसको थोड़ा बहुत लेके चल सकते हैं। अच्छा उसके बाद फिट मैयर्स की तरफ देखते हैं कि हमारा जो मॉडल है वो कितना फिट है। तो आर स्क्वेयर आर जो ऑलरेडी था, लेकिन एडजस्टेड आर स्क्वेयर, क्योंकि अगर हमारे पास एक से ज़्यादा आईवीज हैं तो एडजस्टेड आर स्क्वेयर जो है वो ज़्यादा बेहतर हमें बताता है कि रिजल्ट्स देता है। तो ये देखें मॉडल 2 का एडजस्टेड आर स्क्वायर 0.13 है। अच्छा एक दफ़ा मैं अगर अपने ब्लॉक्स को यहाँ पे चेंज करूँ, ठीक है, और सिर्फ मैनेजरियल सपोर्ट और को वर्कर सपोर्ट पे अगर हम अपना एनालिसिस देखें तो क्या एडजस्टेड आर स्क्वायर की वैल्यू चेंज होती है? नहीं चेंज होती। ठीक है, एक नया ब्लॉक ऐड करें, उसके अंदर अच्छा ऑलरेडी हमारे पास ये तो था, सेल्फ एफिकेसी जो है उसको ऐड करते। अच्छा अब हम देखें कि हमारा जो मॉडल 1 और मॉडल 2 है, अब देखिए इसमें कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है। ठीक है, मॉडल 1 जो था वो मैनेजरियल सपोर्ट कोवर्कर सपोर्ट, और मॉडल 2 में हमने सेल्फ एफिकेसी जो है वो ऐड किया। इसका मतलब है सेल्फ एफिकेसी, जब मैनेजर सपोर्ट और कोवर्कर सपोर्ट को हम आईवी बनाते हैं तो फिर सेल्फ एफिकेसी का असर नहीं होता। तो ये हम ब्लॉक वाइज भी रिग्रेशन कर सकते हैं, स्टेप वाइज भी रिग्रेशन कर सकते हैं, एलिमिनेट भी कर सकते हैं अपने वेरिएबल्स, और अपना बेस्ट फिट मॉडल जो है वो ढूंढ सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब अगर हम देखें, हाँ रिजल्ट्स जो है उनके अंदर आर स्क्वेयर, एडजस्टेड आर स्क्वेयर। अच्छा एफ टेस्ट जो है हमें ओवरऑल मॉडल फिटनेस के बारे में बताता है कि हमारा मॉडल ओवरऑल फिट है, वैलिड है कि नहीं है। तो एफ स्क्वेयर की वैल्यू भी आपको ऊपर नज़र आएगी यहाँ पे। ठीक है, और दोनों मॉडल्स जो हमने बनाए हैं उसके अंदर ये सिग्निफिकेंट है, और दोनों मॉडल्स का मतलब ये है कि एक हमने मैनेजरियल सपोर्ट को वर्कर सपोर्ट और एक सेल्फ एफिकेसी के साथ। अच्छा, अगर आप चाहें तो यहाँ पे जैसे अभी आपने देखा कि अगर इकट्ठा सेलेक्ट करें तो मॉडरेशन भी आ सकती है। ठीक है, मॉडरेशन को भी आप चेक कर सकते हैं कि क्या वो इसमें मॉडरेशन है कि नहीं। जैसे सेल्फ एफिकेसी और कोवर्कर सपोर्ट की जो मॉडरेशन यानी इंटरेक्शन टर्म है वो नेगेटिव है, उसकी पी वैल्यू भी सिग्निफिकेंस नहीं है। इस तरह मैनेजरियल सपोर्ट और सेल्फ एफिकेसी के अगर मैं इंटरेक्शन टर्म बनाऊँ तो वो भी सिग्निफिकेंस नहीं है। तो ये खैर हमारे अभी स्कोप में नहीं है, लेकिन जस्ट मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया कि यहाँ पे आप मॉडरेशन एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो उसके लिए बेहतर है कि हम मेड मॉड का जो मॉड्यूल है उसको यूज़ करें। ये हमारे रिग्रेशन एनालिसिस है। अगर हमारे हाइपोथेसिस ऐसे हो कि हम कहें कि जो जेंडर है, फॉर एग्जांपल जो फीमेल है, उनकी जॉब सेटिस्फेक्शन मेल से हायर है। ठीक है, तो हम इस चीज़ को वेरीफाई करें कि ये हमारा हाइपोथेसिस जो है ये पॉपुलेशन के ऊपर भी इम्प्लीमेंट होता है। ठीक है, तो उसके लिए हमें टी टेस्ट या इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। इंडिपेंडेंट सैंपल इसलिए कि देर आर टू सैंपल्स, वन इज़ मेल वन इज़ फीमेल, दोनों इंडिपेंडेंट हैं। तो हम उसको चेक करेंगे कि क्या जॉब सेटिस्फेक्शन की वैल्यू वो दोनों में सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है कि नहीं है। तो आप इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट फ्रॉम टी टेस्ट उसमें आए,
जॉब सेटिस्फैक्शन को एज अ डिपेंडेंट वेरिएबल सेलेक्ट करें और जेंडर को एज अ ग्रुपिंग वेरिएबल सेलेक्ट करें। ठीक है, और हमारा यहाँ पे अब ये हाइपोथेसिस हमने डिफाइन करनी है, लेकिन अगर हम देखते हैं इसमें डिस्क्रिप्टिव्स ऐड कर लेते हैं तो हमारा मीन ये बताता है कि मेल की जॉब सेटिस्फेक्शन हाई है और फीमेल की लो है। तो क्यों ना हम अपना हाइपोथेसिस ये बना लें कि हमारा ग्रुप वन जो है दैट इज मेल या फीमेल। अच्छा, ग्रुप वन इज फीमेल, तो हम ये कहें कि द जॉब सेटिस्फेक्शन ऑफ फीमेल इज लेस देन द जॉब सेटिस्फेक्शन ऑफ मेल। ठीक है, तो अच्छा पी इज जस्ट नॉट सिग्निफिकेंट इसमें, लेकिन अगर ये 0.05 से कम होता तो फिर हमारा ये हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाता कि जो फीमेल की जॉब सेटिस्फेक्शन इज सिग्निफिकेंटली लेस देन मेल्स जॉब सेटिस्फेक्शन। अच्छा, अगर हम चाहें तो मल्टीपल वेरिएबल्स पे भी टेस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे मैनेजरियल सपोर्ट, कोवर्कर सपोर्ट, सेल्फ एफिकेसी, इनको भी ऐड कर देता हूँ। तो आप ये देख रहे हैं कि रिजल्ट्स हमें ये बता रहे हैं कि कोवर्कर सपोर्ट इज सिग्निफिकेंटली डिफरेंट। अच्छा, यानी कि म्यू ऑफ फीमेल इज लेस देन म्यू ऑफ मेल, यानी मीन ऑफ फीमेल इज लेस देन मीन ऑफ मेल, which is only accepted in the case of co-worker support। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम उनकी वैल्यूज भी देखें तो फीमेल में ये 3.36 है और मेल में ये 4.04 है, विच रियली इज अ डिफरेंस। और यही एक वजह है कि यहाँ पे सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है जब हम पॉपुलेशन की मीन की बात करते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर हमारे पास एक से ज्यादा वेरिएबल्स हैं, कैटेगरीज हैं, तो फिर हम अनोवा को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट था। इसी तरह अगर हमारे पास मल्टीपल रीडिंग्स हैं या मल्टीपल वैल्यूज हैं विद टाइम, तो हम टी टेस्ट के अंदर पेयर्ड सैंपल भी यूज कर सकते हैं, वन सैंपल टी टेस्ट भी यूज कर सकते हैं। वन सैंपल टी टेस्ट की असम्पशन ये होती है कि हम कोई एक फिक्स वैल्यू उसको बता देते हैं और ये देखते हैं कि वो जो रिजल्ट्स है उस फिक्स वैल्यू से सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है या नहीं। जैसे हमारे सैंपल में हम कहें जॉब सेटिस्फेक्शन, ठीक है, उसको हम कहेंगे जॉब सेटिस्फेक्शन जो है उसका अगर हम कहें जो मीन है दैट इज 3.9, क्या ये 4 से इट इज सिग्निफिकेंटली ग्रेटर देन 4? तो यहाँ पे देखें इट्स नॉट सिग्निफिकेंटली ग्रेटर देन या नॉट सिग्निफिकेंटली लेस देन 4। अच्छा, मैं अगर वैल्यू अपनी चेंज करके यहाँ पे 4.5 कर देता हूँ, इट इज सिग्निफिकेंटली लेस देन 4.5। तो ये हम इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं और ये डिफरेंस है मीन दैट इज -0.59। तो वन सैंपल टी टेस्ट भी हो सकता है, इसी तरह पेड सैंपल टी टेस्ट भी हो सकता है। पेड सैंपल टी टेस्ट में हमारे पास एक ही वेरिएबल की दो डिफरेंट वैल्यूज होती है, जैसे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। ठीक है, हम उनके अंदर भी टेस्ट कर सकते हैं कि उनकी प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या नहीं है। आइए अब अपने ट्यूटोरियल का आखिरी टेस्ट अनोवा टेस्ट की तरफ चलते हैं और उसमें वन वे अनोवा डिस्कस करेंगे। अगर हमारे पास कोई इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऐसा हो जिसमें डिफरेंट कैटेगरीज हो और मोर देन टू कैटेगरीज हो, क्योंकि टू कैटेगरीज पे तो हमने टी टेस्ट लगा लिया था और उसको हमने देखा था कि किस तरह वो सिग्निफिकेंटली वेरी कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू टू कैटेगरीज, कोई डिपेंडेंट वेरिएबल जो कॉन्टिन्यूस वेरिएबल है। लेकिन अगर हमारे पास मल्टीपल कैटेगरीज हो, मोर देन टू कैटेगरीज हो, तो फिर हम वन वे अनोवा अप्लाई कर सकते हैं। अब वन वे अनोवा की अजम्पशन ये है कि ग्रुप्स आपस में डिफरेंट हैं, ठीक है, और मोर देन टू कैटेगरीज हैं। तो हम फिर हाइपोथेसिस टेस्ट कर सकते हैं कि क्या सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है कि नहीं है। अच्छा, अब फॉर इंस्टेंस हम अपने ग्रुपिंग वेरिएबल में कोई ऐसा वेरिएबल सेलेक्ट करते हैं जिसकी दो से ज़्यादा कैटेगरीज हो, जैसे डेजिग्नेशन को कर लेते हैं। और हम जो हमारे कॉन्टिन्यूस वेरिएबल्स हैं जैसे मैनेजरियल सपोर्ट है, जॉब सेटिस्फेक्शन है, कोवर्कर सपोर्ट, सेल्फ एफिकेसी, ऑप्टिमिज्म को हम इसमें से एक्सक्लूड कर देते हैं, हम उनको सेलेक्ट कर लेते हैं। अच्छा, अब आप ये देखेंगे आपके पास ये वन वे अनोवा बाय डिफॉल्ट आपके पास दो ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन ये अज्यूम करती है जिसमें वेल स्ट्रेस अप्लाई होता है कि आपके जो ग्रुप्स हैं उनके जो वेरिएंसेस हैं वो इक्वल नहीं है। और दूसरी ऑप्शन ये अप्लाई अज्यूम करती है कि उनके जो वेरिएंसेस हैं, जो ग्रुप्स बन रहे हैं, अब इसके अंदर फॉर एग्जांपल हमारा अगर डेजिग्नेशन है तो हमारे पास चार ग्रुप्स हैं। एक हमारे पास लेक्चरर था, एक असिस्टेंट प्रोफेसर था, एक एसोसिएट प्रोफेसर और एक फुल प्रोफेसर। तो इन चार ग्रुप्स में जब हम डिवाइड कर रहे हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल को,
जैसे डिस्क्रिप्टिव प्लॉट में आप देख भी सकते हैं कि उसने 4 ग्रुप्स के अलग अलग से डिस्क्रिप्टिव्स कैलकुलेट किए हैं अक्रॉस 4 डिपेंडेंट वेरिएबल्स, मैनेजरियल सपोर्ट, कोवर्कर सपोर्ट, सेल्फ एफिकेसी और जॉब सेटिस्फैक्शन। ठीक है, तो हर किसी का मीन डिफरेंट है। अच्छा, जिसमें सिर्फ कोवर्कर सपोर्ट जो है उसकी हमें जो अभी तक रिजल्ट्स हैं वो सिग्निफिकेंट यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। अगर आप चाहें तो आप डिस्क्रिप्टिव प्लॉट्स भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये मीन प्लॉट्स हैं, देखिए मीन ओवरलैप कर रहे हैं। यहाँ पे कोवर्कर सपोर्ट में ये मीन्स ओवरलैप नहीं कर रहे, थोड़ी सी इनके अंदर जो है वो वेरिएशन ज़्यादा है, बाकियों में भी ये मीन्स ओवरलैप कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब अगर आप ये देख रहे हैं कि हमें सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि कौन सा टेस्ट, क्या हम वेल्स टेस्ट को फॉलो करेंगे या हम फिशर्स टेस्ट को फॉलो करेंगे। तो उसके लिए अगर आप देखें तो अजम्पशन का जो यहाँ पे ऑप्शन है उसके अंदर होमोजेनिटी टेस्ट जो है उसको आप क्लिक कर सकते हैं। अच्छा, होमोजेनिटी टेस्ट में अगर आपकी पी वैल्यू सिग्निफिकेंट है, ये चीज़ जहन में रहे कि पी वैल्यू अगर सिग्निफिकेंट है, इसका मतलब ये है कि अनइक्वल वेरिएंसेस हैं। ठीक है, और अगर पी वैल्यू इसमें इनसिग्निफिकेंट यानी ग्रेटर देन 0.05 है, तो इसका मतलब है कि इनके जो वेरिएंसेस यानी जो 4 ग्रुप्स, लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, फुल प्रोफेसर, इनके जो वेरिएंसेस हैं वो इक्वल अज्यूम किए जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि को वर्कर सपोर्ट में अगर हम देखें तो पी वैल्यू इज सिग्निफिकेंट, तो फिर हम अनइक्वल वेरिएंसेस यानी वेल्स टेस्ट को फॉलो करेंगे। और अगर आप थोड़ा सा स्क्रॉल अप करते हैं तो कोवर्कर सपोर्ट में वेल्स टेस्ट ये बताता है कि पी वैल्यू इज सिग्निफिकेंट, विच मींस कि देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन ग्रुप्स एज पर कोवर्कर सपोर्ट। जब कोवर्कर सपोर्ट को हम डीवी रखते हैं तो इन चारों ग्रुप्स के अंदर एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस है इनकी वैल्यूज में, इनकी मीन वैल्यूज में। अच्छा, यहाँ तक तो हमें क्लियर हो गया कि ठीक है सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, लेकिन कौन सा ग्रुप है जो ये सिग्निफिकेंट डिफरेंस क्रिएट कर रहा है? क्या सारे ग्रुप एक दूसरे से सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या कोई एक ग्रुप है जो दूसरे से सिग्निफिकेंट डिफरेंस है? इसको देखने के लिए फिर हम क्या करते हैं कि हम पोस्ट हॉक टेस्ट की तरफ जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं आप पहले भी जिक्र किया था कि जब हमने मिसिंग वैल्यू एनालिसिस किया था तो जो मूवी ये भी आपको ऑप्शन सब प्रोवाइड करता है कि अगर आप मिसिंग वैल्यू एनालिसिस नहीं कर रहे तो आप बाद में केस बाय केस भी एक्सक्लूड कर सकते हैं और लिस्ट वाइज भी एक्सक्लूड कर सकते हैं। अच्छा, एनालिसिस बाय एनालिसिस का मतलब ये है कि जब एनालिसिस करते हुए वो वाले वेरिएबल्स आ जाएंगे जिनके अंदर मिसिंग वैल्यू है तो उसका वो वाला डाटा पॉइंट जो है वो रिमूव कर देगा। और लिस्ट वाइज का मतलब ये है कि वो तमाम उन डाटा पॉइंट्स को रिमूव कर देगा जिनके अंदर मिसिंग वैल्यूज होती है, चाहे किसी एक में भी, किसी एक कॉलम में भी मिसिंग वैल्यू है, वो पूरा का पूरा रो जो है उसको रिमूव कर देगा। तो ज़्यादातर हम एनालिसिस बाय एनालिसिस करते हैं, लेकिन ऑलरेडी आपने देखा होगा कि शुरू में हमने मिसिंग वैल्यू ट्रीटमेंट थ्रू मीन कर ली थी, तो इक्का दुक्का ही मिसिंग वैल्यूज होंगे हमारे इस डाटा सेट में। अच्छा, अब यहाँ पे हमने ये देखा कि अनोवा अनोवा का टेबल, वन वे अनोवा की assumption ये होती है कि आपके पास ग्रुप्स जो है वो इंडिपेंडेंट ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, अगर आपके पास डिपेंडेंट ग्रुप्स हैं, ये रिपीटेड मेजर जैसे आप एक्सपेरिमेंट में कर रहे हैं तो आप फिर रिपीटेड मेजर्स अनोवा यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास फिक्टोरियल बेस्ड मल्टीपल फैक्टर्स हैं तो फिर आप सिंपल अनोवा या टू वे अनोवा भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये स्कोप में नहीं है हमारे ट्यूटोरियल में, हम सिर्फ वन वे अनोवा की बात कर रहे हैं। तो पोस्ट हॉक टेस्ट में अब हमने क्या चूज़ करना है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर तो हमारी वेरिएंसेस इक्वल हैं तो फिर ये गेम्स, ये ट्यूकी टेस्ट जो है इसको हम चूज़ कर लें, और अगर हमारे पास अनइक्वल है तो फिर हम गेम्स होवल टेस्ट जो है उसको अज्यूम कर लें। तो चूंकि अभी हमारे पास सिग्निफिकेंस वैल्यू सिर्फ कोवर्कर सपोर्ट की थी, हम ये बाकी सारों को जो है वो यहाँ से रिमूव कर देते हैं और सिर्फ कोवर्कर सपोर्ट को ही फॉलो करते हैं। और चूंकि हमारा जो होमोजेनिटी टेस्ट थी उसमें ये रिजल्ट्स आए थे कि ये वेरिएंसेस जो हैं ये अनइक्वल है। तो अनइक्वल की वजह से हम फिर ये गेम्स ओवल टेस्ट जो है उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। अच्छा, अब आप ये देखें, ये ग्रुप बाय ग्रुप एनालिसिस आपको पोस्ट ऑफ टेस्ट में नजर आएगा। असिस्टेंट प्रोफेसर और लेक्चरर पी वैल्यू, इसका मतलब है यहाँ पे सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है। एसोसिएट प्रोफेसर एंड लेक्चरर, इसका मतलब है इन दोनों ग्रुप्स के दरमियान भी सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है। फुल प्रोफेसर एंड लेक्चरर पी वैल्यू इज लेस देन 0.01,
इसका मतलब है यहाँ पे सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। और रिजल्ट से हमें ये समझ आ रही है कि एज कम्पेयर टू लेक्चरर, फुल प्रोफेसर को कोवर्कर सपोर्ट जो है वो चूंकि मीन डिफरेंस जो है दैट इज -0.79। अगर हम मीन्स को देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो मीन का टेबल है, तो आप ये देखें कि लेक्चरर को 3.66 और फुल प्रोफेसर को 4.45 कोवर्कर सपोर्ट जो है वो ज़्यादा मिल रही है। और दिस इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द कोवर्कर सपोर्ट इन लेक्चरर एंड फुल प्रोफेसर। सिमिलरली फुल प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर के दरमियान जो है दैट इज आल्सो सिग्निफिकेंटली डिफरेंस। और बाकी तमाम ग्रुप्स में वो डिफरेंसेस जो है वो सिग्निफिकेंट नहीं है। तो ये हमारा हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए बड़ा अच्छा एक टूल है यूजिंग अनोवा। और इसके ज़रिए हम ये देख सकते हैं कि ग्रुप्स जो है वो आपस में कैसे डिफरेंट है। सो लेट्स टेक अ क्विक रिकैप कि अभी तक हमने इस ट्यूटोरियल में क्या क्या चीज़ें कवर की हैं। हमने सबसे पहले जमोवी को डाउनलोड करके उसको इंस्टॉल करने का ओवरव्यू लिया, फिर उसके बाद उसका इंटरफेस देखा कि उसके इंटरफेस में क्या क्या मेन्यूज़ अवेलेबल थे, क्या क्या टैब्स थी, उनके अंदर क्या फीचर्स थे। उसके बाद हमने लोडिंग और एंटरिंग डाटा के ऊपर फोकस किया। एक तो हम डाटा एंटर भी कर सकते हैं जमोवी में, लेकिन अगर आपके पास ऑलरेडी कोई डाटा जो आपने किसी स्प्रेडशीट या किसी और सॉफ्टवेयर के थ्रू एंटर किया हुआ है जैसे SPSS, तो आप उसको लोड भी कर सकते हैं। उसके बाद डाटा स्क्रीनिंग को हमने बड़ी डिटेल में देखा कि आप किस तरीके से मिसिंग वैल्यूज़, आउटलायर्स, अगर आपके पास टेक्स्ट बेस्ड वेरिएबल्स हैं तो आप किस तरह उनको न्यूमेरिक में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं नेगेटिव क्वेश्चंस को पॉजिटिव, इसका हमने ओवरव्यू लिया। फिर हमने रिलायबिलिटी की तरफ देखा, और रिलायबिलिटी में ऑब्वियसली हमने अभी जैसे फैक्टर एनालिसिस और उन चीज़ों को नहीं कवर किया, लेकिन चूंकि मकसद ज़्यादा जमोवी को एक्सप्लोर करना था तो वो हम किसी और ट्यूटोरियल के लिए उसको रख लेते हैं। उसके बाद कंप्यूटिंग वेरिएबल्स पे हमने देखा कि वेरिएबल्स कंप्यूट कैसे करने हैं यूजिंग सम फार्मूला लगा के या मीन का फार्मूला लगा के, या इवन अगर हम रिलायबिलिटी भी जब कैलकुलेट करते हैं क्रॉनबेक अल्फा तो हमें ये अलाउ करता है सॉफ्टवेयर कि हम उनको सेव कर लें। फिर डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स कैसे देखें, हम बार-बार डिस्क्रिप्टिव्स को हमने फॉलो किया। नंबर 1 हमने डेमोग्राफिक्स के डिस्क्रिप्टिव्स भी देखे, उसके बाद हमने इंडिविजुअल क्वेश्चंस के भी डिस्क्रिप्टिव्स देखे, और उसके बाद हमने जो अपने जो कंपोजिट वेरिएबल्स क्रिएट किए थे उनके भी डिस्क्रिप्टिव्स देखे। साथ-साथ हमने ये भी देखा कि डिफरेंट ग्राफ्स हम कैसे इसमें ड्रॉ कर सकते हैं, क्या-क्या ऑप्शंस हैं। फिर इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में हमने कवर किया कि कोरिलेशन एनालिसिस, स्कैटर प्लॉट, रिग्रेशन, रिग्रेशन के असम्पशंस को कैसे चेक करना है, रिग्रेशंस में डिफरेंट मॉडल्स जो हैं उनको हम किस तरीके से डिफरेंट ब्लॉक्स बना के उनको चेक कर सकते हैं। रिग्रेशन के जो मॉडल की ओवरऑल क्वालिटी है उसको हम कैसे चेक कर सकते हैं यूजिंग एफ टेस्ट, यूजिंग आर स्क्वायर वैल्यूज़, और उनको हम कैसे चेक कर सकते हैं। स्टैंडर्डाइज्ड रिग्रेशन को हम किस तरीके से देख सकते हैं जो कोएफिशिएंट्स होते हैं। फिर हमने एंड पे टी टेस्ट, जिसमें हम ग्रुप डिफरेंसेस या ग्रुप हाइपोथेसिस जो है उनको कैसे टेस्ट कर सकते हैं, और अनोवा इसको एक्सप्लोर किया। तो आई थिंक दैट्स द एंड ऑफ आवर दिस ट्यूटोरियल। देयर आर सो मेनी थिंग्स अभी जो मूवी में हम अभी कर सकते हैं जिसको हम फर्दर ट्यूटोरियल्स में एक्सप्लोर करेंगे।